तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। और इसका राइटर खुद एन फ्रैंक है। उसका जो डायरी है एन फ्रैंक जो अपनी डायरी में लिखती है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। बिफोर यू रीड, ये है एन फ्रैंक। दिस इज़ अ फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम। ये ऐसा फ़ोटो है जिसको वो चाहती है कि वो हमेशा देखे। दिस इज़ फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ, मैं ऐसा चाहूँगा कि टू लुक ऑल द टाइम, मैं अपने फ़ोटो को हमेशा देखना चाहूँगा। देन आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम टू हॉलीवुड, ताकि जो है मैं हॉलीवुड में मुझे कुछ चांस मिल सके, मैं हॉलीवुड में आ सकूँ और मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करूँ। एन फ्रैंक लिखती है ये कब 10 अक्टूबर 1942 को ऐसा लिखती है कि वो जो है अपनी फ़ोटो, ये उसकी तस्वीर है, ये अपनी फ़ोटो को वो चाहती है कि मैं इस फ़ोटो को हमेशा देखूँ और ताकि उसे एक चांस मिल सके हॉलीवुड में फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए। और एन फ्रैंक ये लिखती है 10 अक्टूबर 1942 में। हम लोग पढ़ लेते हैं पहले बिफोर यू रीड। एनालिस मेरी एन फ्रैंक, उसका पूरा नाम क्या है? एन फ्रैंक का पूरा नाम है एनालिस, ANNELI, एनालिस मेरी एन फ्रैंक। 12 जून 1929 में उसका जन्म हुआ था। 12 जून 1929 में, फरवरी और मार्च के टाइम पे, फरवरी मार्च के टाइम, और 1945 में उसका डेथ हो गया था। ठीक है, तो उसका जन्म हुआ था 12 जून 1929, उसका डेथ हुआ था फरवरी या मार्च 1945 में। वाज अ जर्मन, वो एक जर्मनी की रहने वाली थी, वो एक जर्मन थी, जर्मन गर्ल थी। बॉर्न जेविस गर्ल, अब जो है वो जेविस गर्ल थी। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली, जो कि पेरेंट्स से छुप के वो लिखती थी। ठीक है, बॉर्न जेविस गर्ल, वो एक जेविस गर्ल थी। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड फोर फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन द वर्ल्ड वार टू। आपको बताती है कि वर्ल्ड वार टू के टाइम पर वो क्या करती थी, लिखती थी। वो एक जेविस गर्ल थी जो कि वो लिखती थी। हु राइट वाइल हाइडिंग विथ हर पेरेंट्स, से फैमिली से छिपा करके, और फैमिली से, और फोर फ्रेंड्स जो एम्स्टर्डम में रहते थे उससे छिपा करके वो लिखती थी फैमिली से, और फोर जो फ्रेंड्स थे एम्स्टर्डम में उससे छिपा के लिखती थी। ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन, जिस टाइम पे वर्ल्ड वार चल रहा था, जिस टाइम पे नीदरलैंड जो है जर्मनी पे ऑक्यूपाई कर लिया था, वर्ल्ड वार टू का टाइम था, तो उस टाइम का ये सब बात है कि जिस टाइम पे जो नीदरलैंड है वो जर्मन को ऑक्यूपाई कर दिया था वर्ल्ड वार टू में। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम, उसकी जो फैमिली है वो एम्स्टर्डम में मूव्ड हो गई, चली गई। आफ्टर द नीदरलैंड्स, आफ्टर द नाजीज, अब नाजीज किसका कंट्री? नाजीज है हिटलर का, जो वो कम्युनिटी है जिसको वो हेट करता है, नाजी को हिटलर बहुत ज़्यादा हेट करता है। तो वो बताते हैं कि इसलिए वो जो है एम्स्टर्डम में शिफ्ट हो गए थे। आफ्टर द नाजीज गेंड पावर, जब नाजी के पास पावर आया, जब नाजी रूल करने लगे, मतलब कि, तो उस टाइम पे जो है वो एम्स्टर्डम शिफ्ट हो गए इन जर्मनी में ही। बट वेयर ट्रैप्ड, वो जो है ट्रैप्ड हो गए जर्मन, बट दे वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। वो जो है ट्रैप्ड हो गए जब नाज़ी का जो ऑक्यूपेशन है, जो ऑब्सेशन है, जो वो मतलब कि नाज़ी का जो ऑक्यूपेशन है वो एक्सटेंड हो गया पूरा नीदरलैंड में। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, तो वो लोग वहाँ से बच के, जर्मनी से बच के एम्स्टर्डम में पहुँचे, ताकि नाज़ीज़ का पावर गेन होने से पहले ही। लेकिन वहाँ भी नीदरलैंड में ही नाज़ी का पावर एक्सपेंशन हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया वहाँ पे। तो फिर से वो लोग क्या हो गए, ट्रैप्ड हो गए वहीं पे। एज पर सेक्शन परसेक्युलेशन गेंड द जेविस पॉपुलेशन इंक्रीज। अब क्या होता है कि एज परकुलेशंस गेन अगेंस्ट द जेविस पावर, जैसे ही परकुलेशन यानी पावर आया अगेंस्ट द जेविस, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया। द फैमिली वेंट इनटू, जो फैमिली है वो, तो एज परकुलेशंस अगेंस्ट द जेविस पॉपुलेशन, जैसे ही जेविस पॉपुलेशन जो है, एज परकुलेशन अगेंस्ट जेविस पॉपुलेशन, जैसे ही कि मतलब कि ऑक्यूपेशन और जो है यानी कि जेविस पॉपुलेशन पे जैसे ही प्रोटेस्ट बढ़ा, तो क्या हुआ, ऐसे इंक्रीज हुआ। फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स, तो जो है फैमिली जो थी वो क्या करने लगी, हाइड करने लगी, वो उन लोगों से छिपने लगी ताकि वो लोग सेफ रह सके। ये जो है जुलाई 1942 का टाइम है, जिस टाइम पे जो है एन फ्रैंक की यानी कि डेथ होने वाली थी। तो वो लोग छिपे रहते रूम में। हर फादर ओटो फ्रैंक्स, अब उसके जो फादर है एन फ्रैंक के जो फादर है, इसको याद करना है, उसका उसका फादर का नाम क्या है, ओटो फ्रैंक। और ये क्या थे, ऑफिस बिल्डिंग में छिपे हुए थे, ताकि जो है कि जैसे ही परकुलेशन बढ़ा था, रिलेशन अगेंस्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा ऑपरेशन बढ़ा था जेविस पॉपुलेशन के द्वारा, तो फैमिली जो है वो छिपने लगी। जुलाई 1942 में एक हिडन रूम में वो लोग छिप गए। उसके जो फादर थे ओटो फ्रैंक, ऑफिस बिल्डिंग में छुप गए। आफ्टर 2 ईयर्स इन हाइडिंग, 2 साल वो लोग छिपे रहे। बहुत ज़्यादा टाइम होता है 2 साल। आफ्टर 2 ईयर्स इन हाइडिंग, 2 साल छिपे रहे। द ग्रुप वाज बिट्रेड, जो वो जो है ग्रुप पकड़े गए।
एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम। अब जो है उसको कंसंट्रेशन कैंप में जो देखो 2 साल तक वो लोग छिपे रहे, फिर भी वो लोग पकड़े चल गए, बिट्रेड हो गए, पकड़े चल गए। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप। अब जो है उन लोग को जेल में डाल दिया गया। कंसंट्रेशन कैंप यानी कि जेल में, प्रिजन में डाल दिया, उन लोगों को ट्रांसपोर्ट कर दिया वहाँ से, जो बिल्डिंग है ऑफिस बिल्डिंग से उन लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में ट्रांसपोर्ट कर दिया। सिस्टम वेयर, अच्छा सिस्टम ऐसा ख़राब हो गया था, सिस्टम वेयर एंड डाइड। अब जो है ऑफ ट्रम्प, मतलब कि जो एन है वो डाई मर गई थी उस ऑब्सेशन में, उस जो मतलब कंसंट्रेशन कैंप में जो थी वो एन मर गई थी, एन डाइड। अब यही टाइम 1942 का, जहाँ पे कि एन मर जाती है, यहाँ पे बताया गया 1945 में उसका डेथ हो जाता है। तो वहाँ एन फ्रैंक डाई कर जाती है, मर जाती है ऑफ टिफूस इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर। और उसके बाद जो उसकी सिस्टर जो रहती है मार्गोट फ्रैंक, वो भी क्या हो जाती है, मर जाती है, जैसे एन फ्रैंक मरती है ऑफ थ्री टिफस इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर भी मर जाती है मार्गोट फ्रैंक। हर फादर ओटो फ्रैंक, उसके जो फादर रहते हैं एन फ्रैंक के जो फादर रहते हैं ओटो फ्रैंक, का नाम याद रखना है, यूज़ करना है आंसर में लिखते टाइम। ओटो फ्रैंक जो फादर थे एन फ्रैंक के, और द ओनली सर्वाइवल ऑफ द ग्रुप। अब जो है ग्रुप में बस यही उसके फादर ओटो फ्रैंक ही बचे थे, उसकी जो मॉम थी, उसकी जो सिस्टर थी, सब लोग मर गए थे, बस उसके जो फादर थे वो ही बस जिंदा थे उस कंसंट्रेशन कैंप में। रिटर्न टू द एम्स्टरडेम। अब जो है कि उसके फादर अकेले जिंदा थे वहाँ पर, तो उसके जो फादर कंसंट्रेशन कैंप से जो है वो रिटर्न कर गए एम्स्टरडेम में, फिर से वो जो है एम्स्टरडेम चले गए। मतलब कि हो सकता है उन लोगों से बच करके, या फिर कैसे भी, या हो सकता है वो लोग छूट गए होंगे, तो कैसे भी करके वो अकेले ही जिंदा थे ओटो फ्रैंक, तो वो ही एक सर्वाइवल था ग्रुप में, वो जो है एम्स्टरडेम में शिफ्ट कर गए, रिटर्न कर गए आफ्टर द वॉर एंडेड। जैसे ही वॉर एंड हुआ तो जो उसके फादर थे ओटो फ्रैंक, वो एम्स्टरडेम शिफ्ट कर गए। अब टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। उसकी जो डायरी थी, जैसे जिसमें वो सब कुछ लिखती थी, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एन फ्रैंक की डायरी ही है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो उसका कुछ पार्ट है, उसकी पूरी डायरी का, उसकी पूरी जो डायरी है उसका कुछ एक्सट्रैक्ट है, कुछ पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो लेकिन वो जो है उसकी डायरी बच गई थी, वो डायरी सेव हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। कन्फाइडेड, कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड। उसकी जो डायरी है वो सेफ रह गई, जिसकी वजह से एक यूनिक रिकॉर्ड बना। हम लोगों को इसके बारे में पता चला कि इस तरह से वो लोग सर्वाइव करते थे उस टाइम पर। ही लुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन, और उन लोगों ने एक्शन लिया इसको पब्लिश करने के लिए, जो डायरी में लिखती थी एन फ्रैंक, उसको पब्लिश करने के लिए, पब्लिश इन द इंग्लिश अंडर द नेम। अब जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं द डायरी ऑफ यंग गर्ल, तो द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के बदले उन लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया ताकि वो जो है पब्लिश कर सके, पब्लिश इन इंग्लिश न्यूज़पेपर में, इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ यंग गर्ल। तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि किस नाम से जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर में इसको प्रिंट किया गया था, इसको जो है एड किया गया था, इसको जो है यानी कि रिकॉर्ड किया गया था, एक्शन लिया गया था पब्लिश करने का, तो डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से एक्शन लिया था इस डायरी को पब्लिश करने के लिए। द डायरी वाज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। अब जो है ये जो डायरी है, डायरी एन फ्रैंक की जो डायरी है, एन फ्रैंक की जो डायरी है वो उसको 13th बर्थडे में दिया गया था, उसको मिला था 13th बर्थडे में एन को वो डायरी मिला था। मतलब कि सबसे पहले जो उसको डायरी मिला था तो उसे 13th बर्थडे में ही उसको डायरी ये मिला था, ठीक है। तो याद करना है इसको कि उसको जो है डायरी मिला था, ये जो डायरी में सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा है, जिसको पब्लिश भी किया जा रहा है द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से, उसको जो है एन फ्रैंक को वो डायरी 13th बर्थडे में उसको मिलती है। और and chronicles the event of her lives from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944। तो जो है वो पूरे सब कुछ लिखती है, कब से कब तक, 12 जून 1942 से लेकर के 1 अगस्त 1944 तक वो लिखती है। ये सब कुछ उसने रिकॉर्ड करके रखा था। उसके बाद जो है फ्रॉम 12 जून 1942 से लेकर के 1 अगस्त 1944 तक उसके बाद क्या है कि इट वाज इवेंचुअली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेज। अब जो है इसको जो है ट्रांसलेट कर दिया, इट वाज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड। अब जो है ये सिर्फ जो है डच भाषा में लिखा गया था, लेकिन बाद में फिर इसको बहुत सारे मेनी लैंग्वेज में इसको डब्ड किया गया। इट वाज इवेंचुअली ट्रांसलेट किया गया फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच लैंग्वेज से, में बहुत सारे लैंग्वेज में, एक ऐसा लैंग्वेज जो कि हम लोग पढ़ भी रहे हैं, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया, और भी बहुत सारे लैंग्वेज में, फ्रेंच, जर्मन, और भी बहुत सारे लैंग्वेज में। एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक, और जो है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला बुक बन गया। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म, और इसमें बहुत सारे फिल्म भी बनाए गए इस जो एन फ्रैंक की डायरी पर, जो कि वो सब कुछ लिख के रखती थी 12 जून 1942 से लेकर के 1 अगस्त 1944 के बीच में, जो भी लिख के रखे, जिसने पब्लिश किया द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम पर, उसको बहुत सारा मतलब लैंग्वेज में डब किया गया, ट्रांसलेट किया गया, और उसके बहुत सारे फिल्म भी बनाए गए, और दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला बुक भी ये बन गया।
और जो है देयर हैव ऑल्सो बिन सेवरल फिल्म बनाए गए, टेलीविजन शोज बनाए गए, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस भी बनाए गए इस बुक के, मतलब जो एन फ्रैंक जो अपनी डायरी में लिखे थे उस बेसिस पर बहुत सारे फिल्म बनाए गए, टेलीविजन सीरीज चलाए गए, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस किए गए एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन एंड इवन एन ओपरा भी इस पे गाए गए, ओपरा जो होता है सॉन्ग भी गाए गए बेस्ड ऑन द डायरी, डायरी में जो भी लिखा था उस बेसिस पे ये सब कुछ किया गया। डिस्क्राइब एज द वर्क ऑफ मेचर, ये क्या है, डिस्क्राइब मेचर का वर्क है, एंड इंसाइटफुल माइंड, ये इंसाइटफुल जो उसके दिमाग में थे वो उसे नोट करते थे, ये इंसाइटफुल माइंड है और वर्क ऑफ मेचर है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एक्सटेंशन ऑफ द डायरी फ्रॉम नाजीज ऑक्यूपेशन, और ये एक जो है द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ द डायरी, ये एग्जामिनेशन था, इंटीमेट एग्जामिनेशन अंडर द नाजीज ऑक्यूपेशन का ये एग्जामिनेशन था। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट, और जो है वो बहुत ही, जो एन फ्रैंक जो है वो वन ऑफ द मोस्ट रिओन्ड एंड डिस्कस्ड होने लगी, बहुत ज़्यादा उसके बारे में चर्चा होने लगी कौन है एन फ्रैंक, एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स, और जो है उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी उसके बेसिस पे, जिसने वो जैसे कि उसने बहुत सारे टेलीविजन शो सीरीज उस पर बना तो वो बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गए, और जो क्या था इंटीमेट एग्जामिनेशन था डायरी अंडर द नाज़ी ऑक्यूपेशन में क्या क्या किया वो सब उस पर लिखा था। तो एक तरह से वो इंटीमेट एग्जामिनेशन था कि उस टाइम पे लोग पे क्या बीत रही थी, किस तरह से नाज़ी ऑक्यूपेशन कर रहे थे, ये सब कुछ उसके डायरी में लिखा हुआ था। ओके, हम लोग आगे देखते हैं अब। राइटिंग इन ए डायरी, राइटिंग इन ए डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज, जो डायरी में लिखते हैं वो जो क्या होता है स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, तो डायरी में जो लिखना होता है वो रियली बहुत मतलब सच में स्ट्रेंज एक्सपीरियंस रहता है फॉर समवन लाइक मी, मेरे जैसे लोग के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन, ऐसा नहीं कि मैंने कभी लिखा नहीं है, इसका ये कारण नहीं है कि मैंने आज से पहले कभी लिखा नहीं है, एनीथिंग बिफोर, इससे पहले कुछ लिखा नहीं है, बट ऑल्सो इसका कारण ये भी है कि इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन आइदर on neither I nor anyone as will be interested in the musing of a 13-year-old school girl, कोई इंटरेस्टेड नहीं होगी मेरे जैसा 13-year-old गर्ल का कोई डायरी पढ़ना, कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा मेरे जैसा 13-year-old जो कि स्कूल गर्ल है उसका डायरी कोई क्यों ही पढ़ना चाहेगा। तो इसीलिए जो है राइटिंग इन ए डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, इसका कारण ये नहीं है कि मैंने इससे पहले आज तक कभी कुछ लिखा नहीं है, और जो है इससे पहले मैंने कुछ लिखा नहीं, इसका कारण ये भी है कि 13-year-old स्कूल गर्ल का कोई डायरी क्यों ही पढ़ेगा। ओह वेल इट्स डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता, अगर कोई अच्छा लिखा है तो उसका डायरी जो लोग जरूर ही पढ़ेगा। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गो ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मैं जो हूँ वो क्या करना चाहता हूँ, आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, मुझे टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग, मुझे बहुत सारे चीज़ को लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है, ऑफ माई चेस्ट, यानी कि मुझे लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है कि मुझे अलग अलग थिंग्स के बारे में लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, अब ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको यूज़ करना है क्वेश्चन आंसर राइटिंग में, कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन वर्ड, पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस रहता है एज कम्पेयर टू पीपल, क्योंकि पीपल जो है बहुत ज़्यादा उसके पास रेस्टलेस होता है, उसका दिमाग जो है बार बार चेंज होता रहता है, उसके पास पेशेंस नहीं है, वो सुनना नहीं चाहता है। लेकिन जो है पेपर में हम कितना भी कुछ लिखते हैं अपने पीपल को क्या होता है, हम कुछ बात बताते हैं तो वो जाके किसी और को बता देता है, लेकिन अगर हम पेपर में वही चीज़ लिखें तो वो क्या होता है सीक्रेट ही रहता है। तो इसीलिए पीपल कभी कुछ ज़्यादा सुनना नहीं चाहता है, तो इसीलिए वो बोलती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस, पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस रहता है देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, मैं जो है मैं ये सोचता हूँ ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डे व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। फीलिंग लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम, मैं घर में क्या हूँ बैठा हूँ, विथ माई चेन इन माई हैंड, और मेरे हाथ में क्या है चेन है, मैं घर में बैठा हुआ हूँ अकेले डिप्रेस्ड हूँ और मैं ये सब सोच रहा हूँ, मैं ये सब बता रहा हूँ कि जो है मैं उदास हूँ, तो मैं पीपल को तो बता नहीं सकता क्योंकि हो सकता है वो दूसरे पीपल को बता दे, इसलिए मैं अपने डायरी में ये सब लिखती हूँ ताकि जो है पीपल से किसी को बता सके, लेकिन जो है मेरी डायरी मेरा जो पेपर है वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगा, मेरा जो बात है वो सीक्रेट रहेगा, और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, मैं अपने घर में बैठी हूँ, मेरे हाथ में जो है विथ माई चेन इन माई हैंड, मेरे हाथ में चेन है, बोर्ड एंड लिस्टलेस, बोर्ड एंड लिस्टलेस क्या होता है कि बोर हो रहा हूँ, और जो लिस्टलेस है वो उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं है मेरे शरीर में, कि मतलब वीकनेस फील हो रहा है, विथ नो एनर्जी फॉर इंटरेस्ट, ऐसा कुछ भी मेरे पास इंटरेस्टिंग करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं जो अपना हाथ में छीन लिया बैठा हूँ, बोर हो रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा एनर्जी की कमी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है।
वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, मुझे मतलब कि कन्फ्यूज़न हो रहा है कि घर से बाहर जाऊँ या फिर घर में ही रहूँ। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज, मैं जो हूँ वहीं रह गया जहाँ मैं पहले था, यानी कि अकेले उस रूम में ही रह गया, उस घर में ही रह गया। मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था कि मैं बाहर जाऊँ या घर में रहूँ, तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं घर में ही रहूँगा जहाँ पे मैं था। ब्रूडिंग, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ सच में जो है पेपर के पास मोर पेशेंस है देन पीपल। पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू गेट एनी वंस एल्ड रीड, और मैं किसी को अपना जो है ये पेपर ये पढ़ने नहीं दूंगा डायरी। तो बता रही है कि एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन, मैं ऐसा प्लान भी नहीं कर रही कि मैं किसी और को अपनी डायरी पढ़ने दूंगी। आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वंस रीड दिस स्टफ बैग नोटबुक, और जो है मैं किसी को भी जो है अपना नोटबुक पढ़ने नहीं दूंगी। ग्रैंडली रिफर टू एज अ डायरी, और मैं अपना डायरी किसी को भी पढ़ने नहीं दूंगी। अनलेस आई शुड ईवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, और वो बोलती है कि मैं अपना रियल फ्रेंड को ही बस ये पढ़ने दूंगी जो कि मेरा रियल फ्रेंड होगा। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, जो कि बाकी रियल फ्रेंड में और बाकी फ्रेंड में जगह बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन अगर मुझे पढ़ने देना हुआ तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड रियल फ्रेंड को ही पढ़ने दूंगी। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, जो कि बाकी सारे लोग में और मेरे रियल फ्रेंड में जो कि डिफरेंस है, तो मैं बस वो रियल फ्रेंड को ही, अगर मुझे देना पड़ा अपना डायरी दिखाने पड़ा फ्रेंड को, तो मैं अपना रियल फ्रेंड को ही दिखाऊंगी और किसी को भी नहीं दिखाऊंगी और किसी को भी नहीं पढ़ने दूंगी। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। दैट प्रमोटेड मी टू कीप अ डायरी इन फर्स्ट प्लेस, जो कि मुझे प्रमोट किया है डायरी फर्स्ट प्लेस पे रखने के लिए। आई डोंट हैव फ्रेंड, मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, इसीलिए मैं अब आ चुकी हूँ मेन पॉइंट पर, जो कि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, इसीलिए जो है मैं डायरी को फर्स्ट प्लेस पे रखती हूँ। तो प्रमोटेड prompted me to keep a diary in the first place, मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है। आई हैव नो फ्रेंड, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है बात करने के लिए, इसी जो है इसी वजह से मैं डायरी को फर्स्ट पेज पे रखती हूँ। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे और भी अच्छे से बताना हुआ तो सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली एलोन इन द वर्ल्ड, कोई मेरे बात पे विश्वास ही नहीं करेगा कि 13-year-old गर्ल, मैं जो हूँ 13-year-old गर्ल हूँ, एक स्कूल गर्ल हूँ, वो कम्प्लीटली क्या है एलोन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में वो क्या है अकेली है, कोई इस बात का बिलीव ही नहीं करेगा। सिंस नो वन विल बिलीव, कोई भी इस बात पे विश्वास ही नहीं करेगा कि मैं 13-year-old हूँ और मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं है, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। इसीलिए जो है मैं डायरी लिखती हूँ, मैं अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करती हूँ, अपने जो है फीलिंग को मैं बयां करती हूँ डायरी में लिख करके, मेरा मन हल्का होता है और मुझे बोरिंग और लो एनर्जी फील होने से जो है बचाता है, इसीलिए मैं डायरी लिखती हूँ। एंड आई एम नॉट, आई हैव लविंग पेरेंट्स, ऐसा नहीं है कि मेरे पास इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं पूरी अकेली हूँ, मेरे पास जो है प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं। एंड 16-year-old सिस्टर, मेरी एक सिस्टर है जो कि 16 ईयर, और ऐसा नहीं कि मेरे पास दुनिया में कोई नहीं है, मेरे पास जो है लविंग पेरेंट्स हैं और 16-year-old सिस्टर है, मेरी एक बहन है जो कि 16 ईयर की है, लेकिन उन लोगों से मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है डायरी लिखना, क्योंकि मैं बाकी लोगों को बताना में अनकंफर्टेबल फील होता है, इसीलिए जो है मैं डायरी लिखती हूँ और मैं अपनी भावना फीलिंग को डायरी में ही लिखती हूँ। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड, और मेरे पास ऐसे 30 पीपल हैं, ऐसे 30 पीपल है जिसको मैं अपने फ्रेंड बोल सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरे पास फैमिली है, लविंग आंटी है, लविंग आंट्स है, लविंग आंट्स एंड गुड होम, मेरे पास अच्छा घर है, मेरे पास 30 फ्रेंड है जिसको मैं फ्रेंड बोल सकती हूँ। मेरे पास फैमिली है, लविंग आंटी है, आंट्स है एंड गुड होम है। नो नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, और मेरे पास सब कुछ है एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, मेरे पास सब कुछ है विदाउट ट्रू फ्रेंड के, मेरे पास कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जो कि मेरा सच्चा दोस्त हो, जिससे मैं सब कुछ बोल सके, वो मुझ पर पूरा भरोसा करे, ऐसा कोई भी नहीं है। इसीलिए जो है मैं डायरी लिखती हूँ, मुझे जो भी लिखना होता है मैं अपने फीलिंग को डायरी में ही लिख कर बयां करती हूँ। ऑल आई थिंक अबाउट, इसीलिए जो है मैं इस दुनिया में अकेली महसूस करती हूँ, इसीलिए सिंस नो वन विल बिलीव दैट 13-year-old गर्ल कम्प्लीटली एलोन इन द वर्ल्ड, इसीलिए जो है मैं अगर बोलती हूँ कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई रियल फ्रेंड नहीं है। और मतलब कि अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई रियल फ्रेंड नहीं है। मेरे पास लविंग पेरेंट्स है, 13-year-old सिस्टर है और जो ऐसा 30 लोग हैं जो कि जिसको मैं फ्रेंड बोल सकती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है, इसीलिए जो है मैं बोल रही हूँ कि इस दुनिया में मैं अकेली हूँ। अगर मेरे पास ट्रू फ्रेंड होता तो फिर मैं इस दुनिया में अकेली नहीं रहती। ऑल आई थिंक अबाउट, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ, अगर मेरे पास फ्रेंड होता है, ट्रू फ्रेंड होता तो मैं उसके साथ अच्छा टाइम बिताती।
अगर मेरे पास ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद माय फ्रेंड, अगर वो बोल रही है कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर मेरे पास फ्रेंड्स होता, रियल फ्रेंड होता, इज हैविंग अ गुड टाइम, मैं उसके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताती। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, मैं उसके पास कुछ भी जाके बोल सकती थी, मैं अपने सब कुछ बता सकती थी उसको, क्योंकि वो मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है और वो किसी को ये मेरा बात किसी को बताता नहीं। तो मैं उसके साथ जो मेरे पास अगर ट्रू फ्रेंड होता, यहाँ फ्रेंड्स का मतलब है ट्रू फ्रेंड्स अगर होता, तो मैं उसके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताती। और आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ और टू टॉक अबाउट एनीथिंग, मैं उसके साथ कुछ भी जो है डिस्कस कर सकती थी, मैं उसे कुछ भी बता सकती थी जो मेरे मन में है, जो मेरे दिमाग में है, जो मेरे दिल में है, अपने सारा फीलिंग जो है अपने ट्रू फ्रेंड को बता सकती थी। वो मुझ पर जज भी नहीं करेगा, वो मुझ पर विश्वास करेगा, मेरे कंडीशन को समझेगा, जो मुझे सपोर्ट करेगा। तो ये ऐसा फ्रेंड मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसा फ्रेंड मेरे पास होता तो इस दुनिया में मैं अकेली नहीं होती। उसको जो है मैं कुछ भी बता सकती थी। आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग, बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग, सब कुछ मैं उसके साथ जो है बता सकती थी। वो मुझ पर जज नहीं करता, वो मुझे मतलब कि नहीं देखता बुरी नज़र से, वो ऐसा नहीं सोचता कि मैं पागल हूँ या कि बकवास कर रही हूँ। तो वो जो है मुझ पर विश्वास करता, ऐसा फ्रेंड मैं सोच रही हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और ऐसा मेरे पास और कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है जिसको मैं ये सब बता पाती। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम है कि मैं डायरी लिखती हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती, मैं फीलिंग नहीं बताती, और मुझ पर क्यों, और मुझे किसी पे और भरोसा नहीं, इसीलिए मैं अपने फीलिंग को अभी जो है डायरी में लिख के बताती हूँ, डायरी में ही लिखती हूँ। मे बी इट्स माई फॉल्ट, और ऐसा हो सकता है कि मेरी ही गलती हो कि मेरे पास कोई रियल फ्रेंड नहीं है, इसमें मेरा ही गलती हो सकता है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है कि ये मेरी ही गलती हो। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, और इसीलिए हो सकता है कि जो है कन्फाइड टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट। कन्फाइन का मतलब होता है कि ट्रू फ्रेंड जो कि जो है अपना पर्सनल, टू टेल पर्सनल थिंग्स जो कि वो प्राइवेट रख सके। मुझे कोई ऐसा है, मतलब दैट वी डोंट कन्फाइन इन ईच अदर, और जो है इसका मैं किसी को बताती ही नहीं हूँ जो कि मेरा पर्सनल पब्लिक चीज़ को, यानी कि पर्सनल चीज़ को प्राइवेट रख सके। और हो सकता है कि मेरी गलती हो कि मैंने ऐसा फ्रेंड बनाया है, मेरे किसी पे विश्वास नहीं किया। हो सकता है कि कुछ लोग मैं बताती तो वो मुझ पर विश्वास करता और मेरा ट्रू फ्रेंड बनता, लेकिन मैंने, इसमें मेरा ही गलती है कि मैंने किसी पे भरोसा ही नहीं किया, मैं किसी का रियल फ्रेंड बन ही नहीं पाई जो कि मेरा जो है पर्सनल चीज़ को वो प्राइवेट रख पाती। In any case that's just how things are, and unfortunately they are not able to change, और ऐसा चेंज अब हो भी नहीं सकता है कि liable to change, अब मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी, और मुझे जो है मुझे पता नहीं मेरा मुझे रियल फ्रेंड मिलेगा ही नहीं, मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकती, मैं ऐसी ही ठीक हूँ। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और मुझे अब चेंज भी नहीं करना है कि मैं फ्रेंड को ढूंढने जाऊँगी मुझे रियल फ्रेंड मिले, इसीलिए जो है मैं डायरी लिखना स्टार्ट कर दी हूँ। और मैं अपने आप को चेंज भी नहीं कर सकती, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, इसीलिए मैं अपना अब ऐसा नहीं कि मैं सर्च करने जाऊँ मेरे रियल फ्रेंड को, इसीलिए जो है मैं इतना सब कुछ नहीं कर सकती, मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया है। टू इन्हेंस द इमेजिन ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, और मैं ऐसा फ्रेंड को इमेजिन कर रही हूँ जो कि मेरा प्राइवेट चीज़ को जो है पर्सनल चीज़ को प्राइवेट रख सके। टू इन्हेंस द इमेजिन ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, मैं ऐसा अपने फ्रेंड के बारे में सोच रही हूँ, ऐसा इमेजिन कर रही हूँ कि मेरे पास रियल फ्रेंड में क्या क्या क्वालिटी होती, कि वो मेरे जो है वो मुझ पर जज नहीं करता, वो मुझ पर पूरा भरोसा करता, मेरे जो है पर्सनल थिंग्स को वो जो प्राइवेट रखता है, मेरे पर्सनल बात को जो है वो प्राइवेट रखता है, किसी से शेयर नहीं करता। और जो मैं इतना कुछ सोच रही हूँ इन माई इमेजिनेशन, जो है मैं ऐसे कर रही हूँ, लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड जिसको मैं अभी मतलब कि मुझे वेट है ऐसा फ्रेंड का, तो मैं ऐसा जो इमेजिन कर रही हूँ, डोंट वांट टू जॉट डाउन, मैं जो है नहीं करना चाहती। द फैक्ट इज़ इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड गो, और बहुत सारे पीपल क्या करते हैं कि वो बता देते हैं दूसरे को, जो है दूसरे की बातों को वो लीक कर देते हैं, किसी और को बता देते हैं। तो वो बोलती है कि I don't want to jot down the fact in this diary we the way most people would do, but I want the diary to be my friend, और मैं जो है अपने डायरी को अपना फ्रेंड मानती हूँ, मैं अपने डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड रियल फ्रेंड मानती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड, और मैं इस रियल फ्रेंड को किटी नाम से बोलूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है, किटी, KITTY किटी। उसका डायरी का क्या नाम उसने रखा था, उसने जो है अपना डायरी का नाम किटी रखा था, किटी, याद करना है इस लाइन को, किटी, डायरी का नाम था किटी, किटी किटी, इसको याद करना है। और वो जो है डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है, और जो सब कुछ जो है अपने डायरी में ही लिखती है। उसने जो बताया कि बहुत सारे पीपल हो सकते हैं कि किसी को बता दे, लेकिन जो मेरी डायरी है वो किसी को भी नहीं बताई, इसीलिए जो है मैं अपने डायरी को भी अपना रियल फ्रेंड मानती हूँ, और उसका नाम मैं रखने जा रही हूँ KITTY। ओके, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है।
व्हाट मेक्स राइटिंग अ डायरी इन अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। क्यों जो है व्हाट मेक्स राइटिंग अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक, मतलब कि वो ऐसा क्यों बोल रही है कि डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। डायरी लिखना इसलिए एक्सपीरियंस स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है क्योंकि कोई भी 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल का कोई डायरी क्यों ही पढ़ना चाहेगा, इसीलिए जो है वो सोच रही है कि डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। वो बताती है कि ऐसा नहीं है कि मुझे जो है स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ये आ रहा है क्योंकि मैंने आज तक कभी डायरी लिखी नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि लोगों को क्या ही इंटरेस्ट होगा मेरी 13 ईयर ओल्ड गर्ल स्कूल गर्ल की डायरी पढ़ने में, इसीलिए जो है राइटिंग यानी कि राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर मी। वो बताती है कि कोई क्यों ही 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल की डायरी पढ़ना चाहेगा, इसीलिए जो है वो बोलती है डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। व्हाई डज एन फ्रैंक वांट टू कीप अ डायरी, क्यों वो डायरी रखना चाहती है, क्योंकि उसके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं है जिसको वो अपनी हर बात बता सके, जो उसके पर्सनल बात को प्राइवेट रख सके, ऐसा कोई रियल फ्रेंड नहीं है। वो अपने आप को जो है इस पूरे दुनिया में अकेली मानती है, एलोन इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई पेरेंट्स, उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है, ऐसा उसके पास लविंग पेरेंट्स है, उसके पास जो है 16 ईयर ओल्ड सिस्टर है और ऐसा 30 फ्रेंड है जिसको वो फ्रेंड बोल सकती है, लेकिन उसके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं है जिससे अपनी सारी बात वो कर सके, वो बिना उसे अपनी उसको कि कोई जज करे, उसके फ्रेंड जज करे, ऐसा नहीं है। इसीलिए जो है अपने डायरी को ही अपना वो रियल फ्रेंड मानती है, उसको जो है डायरी को ही वो किटी बोलती है, उसको प्यार से जो है उसका नाम किटी रखी है, इसलिए वो जो है डायरी रखती है। इसीलिए उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया क्योंकि उसके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो अपना गुड टाइम बिता सके, अपना एक्सपीरियंस बता सके, वो अपना जो है वो जो है अपना गुड टाइम स्पेंड कर सके, ऐसा कोई भी नहीं है। वाई डिड एन थिंक सी कुड कन्फाइंड मोर इन हर डायरी, वो ऐसा क्यों बताती है कि वाई डिड एन थिंक सी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन अ पीपल। वो बताती है कि पीपल जो होता है वो जो है लोगों की बात को जो है वो बता सकता है, वो मतलब किसका विश्वास तोड़ सकता है, लेकिन जो डायरी है अगर मैं किसी को पढ़ने दूंगी तभी वो पढ़ पाएगा। और जो है पीपल क्या होता है कि ज़्यादातर पीपल वो जो है दूसरे की बात सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रखते हैं, उसके पास पेशेंस नहीं होता है पीपल के पास, लेकिन डायरी के पास बहुत ज़्यादा पेशेंस रहता है। मैं उसको डायरी में जो लिखूँगी वो जो है वो मेरी मतलब कि वो सब केप्ट रखेगा, किसी को पता नहीं चलेगा मैं क्या लिख रही हूँ। और जो पीपल को अगर मैं यही चीज़ बताऊँगी हो सकता है वो मुझ पे जज करे, वो किसी को बता दे, इसीलिए वो बोलती है कि पीपल के पास ज़्यादा मतलब कि डायरी के पास ज़्यादा पेशेंस रहता है एज़ कम्पेयर टू पीपल, और इसी वजह से जो है वो बताती है कि सी कुड कन्फाइन मोर इन डायरी, वो जो है डायरी में ज़्यादा लिख सकती है, ज़्यादा डायरी के साथ फीलिंग शेयर कर सकती है एज़ कम्पेयर टू पीपल। आप देखते हैं आगे, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी। अब कोई भी पीपल जो है वो नहीं समझ सकता, नहीं अंडरस्टैंड कर सकता वर्ड्स को ऑफ माई स्टोरीज, मेरी मैं जो स्टोरीज लिखती हूँ, मैं जो डायरी में, जो कि किटी नाम है उसका डायरी का, तो कोई भी नहीं समझ सकता है कि मेरा स्टोरीज का जो वर्ड है उसका मतलब। टू किटी, इफ़ आई वेयर टू प्लंग राइट इन आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। तो वो बताती है कि इफ़ आई वेयर टू प्लंग राइट, अगर मुझे कुछ राइट लिखना हुआ तो मैं जो हूँ आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, मैं जो हूँ अपने ही बारे में लोगों को बताऊंगी कि मैं किस टाइप की लड़की हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं कैसी हूँ, तो मैं अपने बारे में ही बताऊंगा। मच एज आई डिसलाइक डूइंग दिस, लेकिन मुझे जो है अपने बारे में लिखना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। माई फादर, अब उसका फादर का नाम क्या था, ओटो फ्रैंक, इसको याद करना है, ओटो ओ डबल टी हो, ओटो फ्रैंक उसके जो है फादर का नाम होता है, एन फ्रैंक का। द माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, वो बोलते हैं कि मेरे फादर जो है बहुत अच्छे फादर हैं, एडोरेबल फादर है यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आई हैव ईवर सीन, मैंने बहुत बार देखा कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं। डिडंट मेरी माई मदर अंटिल, उसने जो है मेरी मॉम से, मेरी जो मदर है, डिडंट मेरी माई मॉम अंटिल सी ही वॉज 36 एंड, वो मेरी मॉम से उसने तब तक शादी नहीं की थी जब तक वो जो है 36 की नहीं हो जाती। मैंने अक्सर ऐसा सुना है, ऐसा देखा है। आई हैव ईवर सीन डिडंट मेरी माई मदर, मेरी मॉम से जो है मेरी मदर से उसने तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 की नहीं हो जाती। एंड सी वॉज 35 एंड सी वाज 35, और वो जो थी 65 की थी। सी वाज 35 माई सिस्टर, मेरी जो सिस्टर है मार्गोट फ्रैंक, अब वो लिखती है, इसको इस सिस्टर का नाम याद रखना है, मार्गोट, MARGOT, मार्गोट, माई सिस्टर मार्गोट वाज बॉर्न इन, उसका जो है सिस्टर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, फ्रैंकफुट इन जर्मनी इन 1926। अब उसकी जो सिस्टर है वो जो है वो जो है मार्गोट फ्रैंक, माई सिस्टर मार्गोट वाज बॉर्न इन फ्रैंकफुर्ट इन जर्मनी, उसका जो जन्म हुआ था वो फ्रैंकफुर्ट में हुआ था जो कि जर्मनी में हुआ, जर्मनी में है। तो जो 1926 में, तो मेरी जो सिस्टर है मार्गोट फ्रैंक, उसका जन्म हुआ था फ्रैंकफुर्ट जर्मनी में, और 1926 में हुआ था उसका जन्म। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म जो है वो हुआ था 12 जून 1929 में। इसका मतलब मेरी जो सिस्टर है मुझसे बड़ी है। आई लिव इन फ्रैंकफुट, मैं भी फ्रैंकफुट में रही थी अंटिल आई वाज 4, जब मैं 4 साल की थी तो मैं फ्रैंकफुट में ही रहती थी। माई फादर
इमिग्रेटेड टू हॉलैंड, मेरे जो फादर है वो हॉलैंड चले गए थे 1933 में। मेरे जो फादर है वो क्या कर गए थे, इमिग्रेट कर गए थे, यानी कि मतलब चले गए थे कोई काम से, हॉलैंड में चले गए थे 1933 में। मेरी जो मदर है, माई मॉम एडिथ हॉलर्ड हॉलैंडर फ्रैंक। अब उसकी मॉम का भी नाम याद रखना है, एडिथ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। मेरी मॉम का नाम क्या है, मेरी मदर का नाम क्या है? मेरी जो मदर है उसका नाम है एडिथ हॉलैंडर हॉलैंडर फ्रैंक। इसका नाम याद करना है, इसको क्वेश्चन में जब भी लिखते टाइम इसका नाम को यूज़ करना है। इसकी जो मदर की नाम है, इसका जो मदर है उसका नाम है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। वांट वेंट विथ हिम टू हॉलैंड। और जो है मेरे फादर के साथ मेरी जो मदर है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी कहाँ चली गई, हॉलैंड चली गई सितंबर में, इन सितंबर। वाइल मार्गोट एंड आई वेयर सेंट टू एचएन। और मेरी जो बहन है और मैं हूँ, हम दोनों को एचएन में मतलब भेज दिया गया, एचएन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर। तो मैं, वाइल मार्गोट एंड आई वेयर सेंट एचर एचएन एचएन सॉरी एचएन। अब वो बताती है कि जो उसका जो फादर है वो 1933 में कहाँ चले गया, उसका जो है उसका फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड। अब जो है ऑटो फ्रैंक, जो एन एन फ्रैंक की जो फादर है वो हॉलैंड शिफ्ट हो गए 1933 में। तो उसकी जो मदर है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी चली गई हॉलैंड में ही, वो भी चली गई सितंबर में। और मैं, एन फ्रैंक और जो है मार्गोट को जो है वो एंचर में शिफ्ट कर दिया, एंचर में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पे मेरी जो ग्रैंड मदर के घर में, जहाँ मेरी ग्रैंड मदर रहती थी, मुझे वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। मार्गोट और मुझे एंग फ्रैंक को एचएन में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ मेरी ग्रैंड मदर का घर था। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड। अब मार्गोट भी जो है वो हॉलैंड चली गई। मार्गोट मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। और उसके बाद सितंबर में तो मेरी मॉम गई थी, फिर जो है मार्गोट भी दिसंबर में हॉलैंड चल गया। एंड आई फॉलोड इन फरवरी। और जो है मैं अगले मंथ 1934 में, मैं भी जो है जनवरी के टाइम पे मैं भी हॉलैंड शिफ्ट हो गई। और वो बताती है कि एंड आई फॉलोड इन फरवरी व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। और जो मार्गोट का जो बर्थडे था जनवरी में, उसकी वजह से मैं भी जो है हॉलैंड में चली गई, मैं भी हॉलैंड चली गई फरवरी में, क्योंकि उस फरवरी के टाइम पर ही मार्गोट का बर्थडे था। तो एंड आई फॉलोड इन फरवरी में मैं भी चली गई व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। क्योंकि मुझे जो है मार्गोट के लिए बर्थडे प्रेजेंट करना था, इसीलिए मैं भी चली गई। मैं भी, प्लेइंग डाउन का मतलब होता है एन इनफॉर्मल वर्ड पुट डाउन इन अ कैजुअल वे, जो कि कैजुअली हम लोग बोलते हैं कि व्हेन आई प्लेइंग डाउन ऑन द टेबल, की मतलब हम लोग ऐसे रखते हैं कैजुअली वे में टेबल पर बर्थडे विश करने के लिए, बर्थडे प्रेजेंट करने के लिए मार्गोट का। इसलिए मैं भी वहाँ जो है हॉलैंड शिफ्ट हो गई थी, मैं भी हॉलैंड चली गई 1934 के जनवरी में। आई स्टार्टेड राइट वे आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेंसरी नर्सरी, MONTESSORY, मॉन्सूरी मॉन्सूरी MONTESSO मॉन्सूरी नर्सरी स्कूल में जो है मुझे, मेरा मतलब कि मेरा एडमिशन कराया गया मॉन्सूरी नर्सरी स्कूल में। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। और मैं 6 साल तक, मतलब कि जब तक मैं 6 साल की थी तब तक मैं जो है मैं उसी स्कूल में पढ़ती थी, मॉन्टेंसरी नर्सरी स्कूल में। आई स्टेड देयर, मैंने वहाँ तब तक रहा जब तक मैं 6 ईयर की थी। I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form। I started in the first form में मैं क्या करती, स्टार्ट की फर्स्ट फॉर्म में, मतलब फर्स्ट क्लास से। यहाँ पे मतलब क्लास होता है ना 1 2 3 4, तो वो जो है फर्स्ट, स्टार्ट की फर्स्ट फॉर्म से, मतलब फर्स्ट क्लास से। इन द सिक्स्थ फ्रॉम माई टीचर वाज मिस्टर क्यूपरस। अब वो उसका टीचर का नाम क्या था, मिस्टर क्यूपरस, KUPERUS क्यूपरस। अब जो है वो जब सिक्स ईयर की थी, इन सिक्स फ्रॉम माई टीचर, उसका जो टीचर था उसका नाम था मिस्टर क्यूपरस, मिसेस क्यूपरस उसकी जो है द हेड मिस्ट्रेस थी जब वो 6 ईयर की थी। उसकी जो टीचर थी मिसेस क्यूपरस, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वेयर बोथ इन टीयर्स। अब वो दोनों रोने लगी। एज वी सेड हार्ट ब्रेक हार्ट ब्रेक फेयरवेल। और जब जो है स्कूल का वो फेयरवेल हुआ तो हम दोनों ही रो रहे थे। एट द एंड ऑफ द ईयर, जब हम दोनों का ईयर खत्म हुआ, हम दोनों का स्कूलिंग खत्म हुआ, तो वी वेयर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों ही रो रहे थे, मार्गोट एंड आई। वी सेड हार्ट ब्रेक, हम लोग के साथ हार्ट ब्रेक हो गया था कि अब जो है फेयरवेल हो गया था स्कूल का। तो मतलब कि फेयरवेल मिल गया था, यानी कि स्कूल से हम लोग जाने वाले थे, स्कूल को छोड़ के हम लोग जाने वाले थे, इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे। इन समर ऑफ
41 ग्रैंडमा फेल इल। अब जो है समर के टाइम पे 1941 में ग्रैंडमा जो है वो बीमार पड़ गई। ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और ग्रैंडमा का ऑपरेशन होना था। सो माय बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसीलिए मेरा जो बर्थडे है वो कम ही सेलिब्रेशन का जो है वो बीत गया, पास हो गया। इसीलिए जो मेरा बर्थडे ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हो पाया, क्योंकि जो मेरी ग्रैंडमा थी वो बीमार पड़ गई थी, उसका ऑपरेशन होना था। इसीलिए जो मेरा बर्थडे है वो थोड़ा सी सेलिब्रेशन करके ही पास हो गया, और मेरा बर्थडे में ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं हो पाया। मेरा बर्थडे बहुत ही अच्छे तरह से नहीं मनाया गया, क्योंकि मेरी जो ग्रैंड माँ थी वो बीमार पड़ गई थी 1941 में, और जो उसका ऑपरेशन भी होना था। अब ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। उसकी जो ग्रैंडमा थी वो मर गई जनवरी 1942 में। वो बीमार थी पहले से ही, उसका ऑपरेशन हुआ था, और जो है 1942 में वो डेथ कर गई, मर गई जनवरी 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता मैं उसके बारे में कितना सोचती हूँ, एंड स्टिल लव हर, और मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ अपने ग्रैंडमा से। कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता, मतलब कोई विश्वास नहीं करेगा कि मैं अपने ग्रैंडमा से कितना प्यार करती हूँ। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक, मैं उसके बारे में कितना सोचती हूँ, मैं उसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, एंड स्टिल लव हर, और मैं अभी भी उसके मरने के बाद भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। अब वो बताती है कि 1941 में तो उसका बर्थडे ठीक से सेलिब्रेट नहीं हो पाया था, लेकिन 1942 में बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। द ग्रैंडमा कैंडल वाज लिट अलोंग विथ द रेस्ट। अब जो है ग्रैंडमा के लिए भी कैंडल लगाया गया था, ताकि जो उसको ट्रिब्यूट दे सके। उसका जो मेरा पिछले साल तो मेरा अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं हो पाया था 1941 में, लेकिन इस बार मेरा बर्थडे जो है अच्छे से सेलिब्रेट हो पाया है, और मैं जो है अपने ग्रैंडमा के लिए कैंडल भी लगाई थी विद द रेस्ट, उसके जो रेस्ट इन पीस के लिए, उसकी आत्मा को शांति के लिए जो है मैं कैंडल भी जलाई थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। ये जो मेरा बर्थडे था वो ग्रैंडमा के लिए ही था, उसके जो रेस्ट इन पीस के लिए, उसकी जो है श्रद्धांजलि के लिए, उसकी जो है मतलब कि वो अच्छे से रहे, उसको जो ट्रिब्यूट देने के लिए, उसको शांति देने के लिए ही मैं इस बार बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। द ग्रैंडमा और मेक अप फॉर द अदर, मतलब कि ग्रैंडमा के लिए था। ग्रैंडमा कैंडल वाज लिट अलोंग विथ द रेस्ट, और जो ग्रैंडमा के लिए मैंने कैंडल लगाए थे, ताकि उसका जो है रेस्ट इन पीस के लिए, श्रद्धांजलि के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए, उसकी श्रद्धांजलि के लिए था। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, और हम लोग चारों जो थे वो ठीक थे। द फोर ऑफ अस, हम लोग में जो चारों थे, मी एन फ्रैंक, उसकी जो सिस्टर, और उसकी जो मॉम थी, और उसका जो डैड था, ठीक है। तो सबका नाम मैं ले लेती हूँ एक बार। तो वो जो एन फ्रैंक थी, उसकी जो सिस्टर थी उसका नाम क्या था, मार्गोट फ्रैंक। उसका जो मदर था उसका नाम क्या था, एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक। और उसका जो फादर था उसका नाम क्या था, ओटो फ्रैंक। फिर से एक बार, एन फ्रैंक, मार्गोट फ्रैंक, एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक और ओटो फ्रैंक, ये जो चार थे। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम लोग ठीक थे, हम लोग अच्छे थे। एंड दैट ब्रिजेज मी टू एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 uh, एंड द सोलमैन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और जो है मैं डेडिकेटेड था अपने डायरी में, और जो हम लोग चारों जो थे, हम चारों ठीक थे, हम लोग चारों अच्छे थे। मी एंड फ्रैंक, मार्गोट फ्रैंक, एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक एंड ओटो फ्रैंक, हम चारों जो लोग थे वो ठीक थे, बिल्कुल फिट थे। एंड दैट्स ब्रिंग मी टू द प्रेजेंट डे, और वो मुझे प्रेजेंट डे में लेके जाता है 20 जून 1942 में। और जो मैं है सोलमैन डेडिकेटेड टू द डायरी, और मैं डायरी लिखने में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, तो मैं डेडिकेटेड थी टू माई डायरी के टुवर्ड्स ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। वाई डज एन प्रोवाइडेड अ ब्रीफ स्केच ऑफ अ डायरी। अब जो है वो बताती है कि वाई डज एन प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। तो वो अपने बारे में बताती है, उसके फैमिली के बारे में बताती है कि क्यों जो है, मतलब वो अपने फैमिली के बारे में सब कुछ बताती है कि इस तरह से सब कुछ था, क्योंकि उसे अच्छा लगता था अपने बारे में बताना। इसीलिए जो है वो अपना ब्रीफ स्केच देती है, अपने बारे में बताती है, अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि वो क्या क्या हुआ था। वाट टेल्स यू दैट एन लव हर ग्रैंड माँ। वाट टेल यू, कैसे तुम्हें पता चलता है कि वाट टेल्स यू दैट एंड लव हर ग्रैंड माँ, कि वो क्यों उससे प्यार करती है, कैसे तुम्हें पता चला। तो वो इससे पता चलता है कि वो उसके मरने के बाद भी वो उसे बहुत ज़्यादा मतलब कि वो उसे बहुत ज़्यादा याद करती है, उसे अभी भी प्यार करती है। और जब उसका जो है उसका मरने के बाद, क्योंकि 1941 में जब उसकी जो है ग्रैंड माँ बीमार पड़ गई थी, और जो है उसको जो है यानी कि ऑपरेशन होना था, तो उस टाइम उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया गया बहुत अच्छे से। लेकिन इस बार 1942 में जब वो जो उसकी ग्रैंड माँ मर गई थी, तो उसने एक जो है इस बर्थडे को डेडिकेट किया था, उस बर्थडे को सेलिब्रेट ही किया था उसकी ग्रैंड माँ के रेस्ट के लिए, रेस्ट इन पीस के लिए, उसकी श्रद्धांजलि के लिए, उसकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए उसने कैंडल जलाए थे। तो इससे पता चलता है कि वो एन फ्रैंक जो है अपनी ग्रैंड माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि वो उसके बारे में मरने के बाद भी उसके बारे में बहुत सोचती है, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और जब उसका बर्थडे आया था उसके मरने के बाद, तो उसने अपने बर्थडे में कैंडल जलाए थे, और वो उसका जो बर्थडे था वो डेडिकेटेड था टुवार्ड्स हिज ग्रैंड मदर। इसीलिए जो है इससे पता चलता है कि वो अपने ग्रैंड मदर से कितना ज़्यादा प्यार करती है। डियर किटी, अब वो लिखती है अपने डायरी में,
डायरी इसी तरह से लिखा जाता है कि सबसे पहले डायरी का नाम डियरेस्ट किटी, अब वो डायरी का नाम होता है, फिर सैटरडे डेट जो है वो सैटरडे है, सैटरडे 20 जून 1942। अब वो डायरी लिखना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम लोग जो डायरी लिखते हैं तो मतलब कि इसी तरह से लिखते हैं, डियरेस्ट डायरी या डियरेस्ट किटी। डियरेस्ट किटी से यहाँ पे डेट देते हैं और यहाँ पे डायरी का नाम देते हैं डियरेस्ट किटी। उसके बाद जो भी डायरी का नाम होता है, या फिर डियर डायरी या फिर डियरेस्ट किटी, इसकी जो है डायरी का नाम किटी था तो इसने लिखा था किटी, डियरेस्ट किटी। और सैटरडे का टाइम था 20 जून 1942। आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। अब क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब होता है शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस। और जो है हमारी एंटायर क्लास जो है वो क्या करे, बुक में देख रही है, सब घबराए हुए। हो सकता है कि टीचर कुछ पूछ रहे हो, किसी से कुछ मतलब कि पूछ रहे हो, वो लोग को जवाब नहीं आ रहा हो, इसीलिए सारे लोग हैं वो पूरे क्लास जो है वो मतलब कि घबराई हुई है, पूरा क्लास घबराया हुआ है, सारे लोग जो है वो घबराए हुए हैं। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द, इसका रीज़न ये है कि इसका रीज़न, द रीज़न ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइडेड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट क्लास एंड हु विल बी केप्ट बैक। और सब इसीलिए घबराए हुए हैं। इसका कारण ये है कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट फेल हो जाए, कुछ स्टूडेंट पास हो जाए। जो पास हो जाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करेंगे, और जो नहीं पास हो पाएंगे वो इसी क्लास में रह जाएंगे। इसीलिए जो है सारे लोग क्वैकिंग इन इट्स बूथ, सारे लोग जो है घबराए हुए हैं, नर्वस है, पूरा क्लास घबराया हुआ है, सारे क्लास नर्वस है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जो है डिसीजन आने वाला है कि कौन लोग जो है नेक्स्ट क्लास जाएगा, कोई कौन लोग जो है, कितने सारे लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जाएंगे और कितने ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जो इसी क्लास में रह जाएंगे। इसलिए लोगों के बीच में घबराहट है, लोग नर्वस, सारे स्टूडेंट जो है नर्वस है, वो क्या है, घबराए हुए हैं। इन लोगों को डर है कि मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं, मैं पास होकर नेक्स्ट क्लास में जा पाऊंगा कि नहीं, अगर कहीं मैं फेल तो नहीं हो गया। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेड्स। अब जो है मतलब कि हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेड्स, जी एंड आई लाफ आवर सेल्फ स्टिल सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस। और मैं जो हूँ, हाफ द क्लास इज़ मीटिंग बेड्स, हाफ क्लास जो है क्या है वो मेकिंग बेड्स, जो बेड्स बना रहा है। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेड्स, तो वो कौन कौन है, जी एन, एक उसकी फ्रेंड है जी एन आई लाफ्ट आवर सेल्फ इसी। और जो है मतलब कि आधा क्लास जो है वो बेड्स बना रहा है, और दो लोग यानी कि जी एन और जो है आई लाफ आवर सेल्फ सिली, हम लोग जो है धीरे से हंसते हैं, हम दोनों एक दूसरे को देख के हंसते हैं धीरे से। एट द टू बॉयज़, दो बॉयज़ पर जो कि मेरे पीछे था, तो हम दोनों उस पर हंसते हैं, सी एन एंड जेकस। जो दो स्टूडेंट हैं हम लोग जो हैं, हम दोनों ही, जो हमारे पीछे में दो लड़के हैं, दो बॉयज़ हैं, उस पर हम लोग हंसते हैं धीरे से, जो सी एन और जेकस है, हु हैव स्टेक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेल्ट। अब उन लोगों ने क्या किया हुआ था, उन लोगों ने स्टेक देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेल्ट, तो जो है बेल्ट में उन लोगों ने पूरा हॉलीडे का जो है वो सेव करके रखा था। वो हैव सेव्ड इंटायर हॉलीडे सेविंग, उसने जो है पूरी सेविंग को अपने बेल्ट में करके रखा था। मतलब कि हॉलीडे का जो पूरा सेविंग होता है उसने जो है बेल्ट में रखे थे, बेल्ट में रखे थे। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, पूरे दिन से लेकर रात तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट। तो पूरा दिन जो है, दिन से लेकर रात तक वो यही बोल रही है कि यू आर गोइंग टू पास, मैं, तुम पास हो जाओगी, लेकिन वो बोल रही है कि नो आई एम नॉट, यस यू आर। तो बोलती है कि हाँ सही में तुम पास हो गई हो, तुम पास हो जाओगी। वो बोलती है नो आई एम नॉट, मैं पास नहीं हो पाएंगी। इवन जीज प्लीजिंग ग्लेंसेस एंड माई एंग्री आउट आउटबर्ड्स बस्ट कांट काल्म देम डाउन। और जो उसका जो काम नहीं हो पा रहा है, वो मतलब कि उसका मोरल बहुत ज़्यादा डाउन है कि वो पास हो पाएगी कि नहीं। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी, अगर तुम मुझसे पूछोगी तो देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। तो तुम घबराओ नहीं, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम पास नहीं हो पाओगी, तो बहुत सारे ऐसा डमीज़ है क्लास में। आई थिंक ये पूरे क्लास में 1/4 यानी कि 1/4 जो स्टूडेंट है, 1/4 का मतलब कि इतने सारे लोग जो हैं वो वही क्लास में रह जाएंगे, वो बैक हो जाएंगे। तो है, तुम्हें घबराने की कोई टेंशन नहीं है। 1/4 ऑफ द क्लास है वो जो है मतलब डमीज़ है पूरा, वो पास नहीं होने वाला, वो इसी क्लास में रहने वाला है। तो तुम ज़्यादा घबराओ नहीं, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि डर लग रहा है कि तुम पास नहीं हो पाओगे, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वार्टर ऑफ द क्लास है वो है क्या कि डमीज़ है, वो जो है पीछे ही रह जाएंगे, वो आगे नहीं जा पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में नहीं जा पाएंगे। बट टीचर्स आर द मोस्ट, वो बताती है, लेकिन ऐसा टीचर मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे। बट टीचर आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेड क्रिएचर ऑन द अर्थ। अब वो बोलती है कि टीचर जो होता है वो, बट द टीचर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। टीचर का जो दिमाग कभी साथ नहीं रहता है, वो अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर है, इसको भी याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बट टीचर आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। टीचर जो है इस दुनिया पे अनप्रिडिक्टेबल है, टीचर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि टीचर का दिमाग में क्या चल रहा है, किस टाइम पे क्या थॉट आता है टीचर के दिमाग में, वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए वो लिखती है कि
टीचर आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। टीचर का दिमाग बहुत ज़्यादा मतलब चेंज होते रहता है, कभी कुछ तो बता नहीं सकता, कोई कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए वो लिखती है कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड। मैं जो हूँ उसकी गर्ल फ्रेंड के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब मेरी जो गर्ल फ्रेंड है वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा वरी नहीं हूँ, मैं उसके बारे में चिंतित नहीं हूँ। एंड माई सेल्फ, मैं अपने और मेरी जो फ्रेंड है उसके बारे में मैं चिंतित नहीं हूँ। वी ऑल मेक इट, हम लोग जो है सब साथ मिलके बनाएंगे। वी विल मेक इट, हम लोग फिर से न्यू फ्रेंड बनाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स मैथ। मैं जो हूँ मैथ के बारे में श्योर नहीं, मैं हो सकता है कि मैं सारे सब्जेक्ट में पास हो जाऊँ लेकिन मैं मैथ के बारे में श्योर नहीं हूँ। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ। वो मैथ ही है जिसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगी कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं मैथ में पास हो पाऊंगी कि नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारे सब्जेक्ट में पास हो जाऊंगी लेकिन मैं मैथ के बारे में श्योर नहीं हूँ। एनीवे छोड़ो ये सबको। ऑल वी कैन डू इज़ वेट, हम लोग बस वेट ही कर सकते हैं क्या रिजल्ट आएगा, हम लोग पास है कि नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर पाएंगे कि नहीं। हम लोग बस वेट ही कर सकते हैं कि हम लोग पीछे रह जाएंगे, इसी क्लास में रह जाएंगे, या फिर हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट, कि मैं सबको यही बोलूँगा कि हम लोग को इस बारे में बात करना चाहिए, टेलिंग ईच अदर, कि हम लोग अपना जो है हर्ट लूज़ ना करें, हम लोग जो है निराश ना हो, हम लोग चिंतित ना हो। हम लोग जो है मतलब यही बारे में बात करेंगे कि हम लोग अपना लूज़ हर्ट मतलब कि जो है हर्ट लूज़ ना करें, मतलब ज़्यादा चिंतित ना हो, कि हम लोग बस वेट ही कर सकते हैं। आई गेट along pretty well with all my teachers। आई गेट along pretty well, मैं जो है सारे टीचर के सामने बहुत ज़्यादा प्रीटी थी और सारे लोग जो है मैं सारे टीचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। आई गेट along pretty well, मैं टीचर लोग मुझे बहुत ज़्यादा मानते थे, मुझे टीचर लोग जो है अच्छे नज़र से देखते थे, यानी कि मैं सारे टीचर के सामने बहुत अच्छी थी और सारे टीचर के सामने मैं बहुत ही अच्छी थी, प्रीटी थी। These are none of them. These are there are 9 of them, 7 men and 2 women। और यहाँ पे जो थे 9 लोग थे, there are 9 of them, जिसमें 7 men थे, 7 लड़के थे और 2 women थी, 2 लड़कियाँ थी। मिस्टर कीजिंग जो है द ओल्ड फॉरगे हु टीचर्स मैथ। अब जो है उसका ओल्ड फॉरगे एंड ओल्ड फैशन पर्सन, जो थोड़े पुराने ख्यालात के व्यक्ति रहते थे, ओल्ड फैशन, उसका जो फैशन था ओल्ड फैशन था। तो अब वो अपने टीचर का नाम बताती है, मैथ टीचर का नाम बताती है मिस्टर कीजिंग उसकी जो एन फ्रैंकी मैथ टीचर रहती है, जो कि थोड़े पुराने ख्यालात के रहते हैं, जो कि उसका जो फैशन रहता है वो ओल्ड फैशन रहता है, ओल्ड मतलब कि ओल्ड पर्सनैलिटी के लोग रहते हैं। वो मेरे जो टीचर थे मिस्टर कीजिंग, जो कि मुझे मैथ पढ़ाते थे, और जो मेरे क्लास में थे वो 7 मैन थे, 2 वुमेन था। और मेरे टीचर में क्या था, वाज एनॉयड विथ मी, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। एनॉयड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं जो है मैथ क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी, इसीलिए जो है मेरे टीचर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। मिस्टर कीजिंग वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, जो कि ओल्ड फैशन पर्सन थे। ओल्ड यानी कि उसका जो फैशन था, फैशन डिज़ाइन जो था वो बहुत ज़्यादा ओल्ड था, वो ओल्ड फैशन पर्सन थे। तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मैथ क्लास में मुझे समझ नहीं आता था, तो मैं बात करती थी मैथ क्लास में, जिसके लिए मुझे टीचर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। आफ्टर सेवरल वार्निंग, और मुझे बहुत सारे वार्निंग भी दिए टीचर की क्लास में बात मत करो, लेकिन मैंने उन मतलब वार्निंग को नहीं सुना। ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, वो मुझे असाइन करते थे, वो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे। एन ऐसे ऑन द ऑब्जेक्ट, वो मुझे ऐसे लिखने के लिए देते थे। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, और मुझे एक चैटर बॉक्स, जो कि बहुत, चैटर बॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, तो उस पर जो है मुझे ऐसे लिखने के लिए दिया था मेरे मैथ्स टीचर ने, मिस्टर कीजिंग जो थे मेरे मैथ्स टीचर, वो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी क्लास में, और मैं उसके वार्निंग के बावजूद भी बात करना बंद नहीं करती थी, और मैं बात ही करती थी, इसीलिए जो है मेरे टीचर ने मुझे एक सब्जेक्ट पे ऐसे लिखने के लिए दिया था, जिसका टॉपिक था चैटर बॉक्स। एक चैटर बॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा बात करता हो, उसका मुंह कभी बंद ही ना होता हो। तो चैटर बॉक्स का मतलब यही होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत बात करता हो, तो उस पर उसको जो है ऐसे लिखने के लिए मिला था, चैटर बॉक्स। वाट कैन यू राइट अबाउट दैट, तुम इसके बारे में क्या ही लिख सकते हो। आई डोंट वरी अबाउट द लेटर, मैं इस लेटर के बारे में बहुत ज़्यादा वरी नहीं थी, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा यानी कि चिंतित नहीं थी इस लेटर के बारे में। मैंने सब डिसाइड किया, आई जॉट डाउन द लिटिल टाइटल इन माई नोटबुक, और मैं जो हूँ वो राइट डाउन करूँगी, जॉटेड डाउन, यानी कि मैं लिखूँगा टाइटल इन माई नोटबुक में, मैं इस टाइटल को लिखूँगी। टग्ड इट इन माई बैग, और मैं इसको बैग में रख दूँगी, टाई कर दूँगी। टग्ड इन माई बैग एंड टाइड, और मैं इसको अच्छे से टाई करूँगी। मैं इसको अच्छे से
टग्ड इट इन माई बैग, मैं इसको बैग में अच्छे से रख दूँगी, इसको ट्राई करूँगी अच्छे से। टू कीप क्वाइट, मैं जो है मैं शांत रहूँगी। ट्राई टू बी क्वाइट, मैं शांत रहने की कोशिश करूँगी, मैं ट्राई करूँगी। मैं ट्राई करूँगी। टू कीप क्वाइट, कि मैं शांत रहने की कोशिश करूँगी, मैं ट्राई करूँगी। दैट इवनिंग, और इवनिंग के टाइम में आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, इवनिंग के टाइम पे मैंने जो है सारा होमवर्क फिनिश कर दिया था। मेरा जो बचा कुचा होमवर्क था, मेरा जो बचा हुआ होमवर्क था, रेस्ट ऑफ माई होमवर्क को मैंने क्या किया था, आफ्टर इवनिंग के टाइम में मैंने कंप्लीट कर दिया था। द नोटबुक अबाउट द ऐसे, और जो मेरा नोटबुक था जिसको मैं ऐसे कॉट माई आईज, और द नोटबुक अबाउट एन ऐसे, और जो मेरा नोटबुक में ऐसे लिखने के लिए मिला था उस पर मेरा नज़र था। कॉट माई आई, मेरा जो नोटबुक में जो ऐसे लिखना था मेरा जो नज़र उस पर गया। मेरे जो नोटबुक में जो ऐसे लिखना था उस पर मेरा नज़र गया। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैं इस सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगा, तो चैप्टर बॉक्स के बारे में सोचने लगा। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट सब्जेक्ट, मैं इस सब्जेक्ट के बारे में जो है सोचने लगा। वाइल चूइंग अ लिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, तो मैं पेन को जो है वो टिप को, मतलब कि जो पेन होता है उसके टिप को, यहाँ इस पेन के टिप को मैं क्या करने लगी, च्यॉ करने लगी, यानी कि थोड़ा चबाने लगी। यहाँ पे लिखा आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैं इस सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी, चैप्टर बॉक्स सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी। वाइल सोचते सोचते मैंने क्या किया, चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, ये जो मेरा फाउंटेन पेन था, ये जो मेरा फाउंटेन पेन था, तो मैं क्या करने लगी, इस टिप को, यहाँ पे जो टिप होता है, टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन को मैं चबाने लगी अपने मुंह से। सोचते सोचते कि मैं इस चैप्टर बॉक्स के बारे में क्या लिखूंगा, उसी टाइम पे मैं पेन के टिप को चबाने लगी, मेरे जो फाउंटेन पेन था उसको। एनी वन कुड रिम्बल ऑन द लीव बिग स्पेस बिटवीन माई वर्ड्स, और मैं जो है जब मैं लिखना स्टार्ट की तो मैं बड़े बड़े गैप दे देती थी, एक वर्ड यहाँ लिखती थी, फिर गैप बहुत ज़्यादा गैप देती, फिर ऐसे, फिर उसके बाद जो है ऐसे, तो मैं बहुत ज़्यादा गैप दे करके लिख रही थी ताकि मैं इसके बारे में ज़्यादा ना लिख पाऊँ। अच्छा, तो वो बताती है कि एनी वन कुड रिम्बल, अगर किसी को लिखना नहीं होता, टॉक और राइट एमिएबल फॉर लॉन्ग, अगर किसी कोई लेजी फील करता है लिखने में तो वो क्या करता है, टॉक और क्या है, टॉक और राइट एमलेसली फॉर अ लॉन्ग, अगर किसी को लेज़ी फील होता है लिखने में, कोई लेज़ी फील करता है, तो वो ये बताती है कि मैं उसके सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी, और सोचते सोचते मैं जो फ़ोन की टिप होती है, जो टॉप पोर्शन होता है पेन का, फाउंटेन पेन का या किसी भी पेन का, तो मैं उसको चबाने लगी, मैं अपने फाउंटेन पेन के जो टिप को चबाने लगी। और अगर कोई भी पर्सन, एनी वन कुड रिम्बल ऑन, किसी को जो है अगर लेज़ी फील होता है या फिर लिखने का पसंद नहीं आता है उसको, तो वो क्या करता है, एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन दीज वर्ड, तो वो क्या करता है कि मतलब वर्ड के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस डालता है ताकि उसे कम लिखना पड़े। बट द ट्रिक वाज टू कंप्लीट अप, मतलब कि मेरा ये ट्रिक था कि मैं पूरे जो है इस स्टोरी को, ये सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकूँ। ट्रिक वाज टू कंप्लीट अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, ताकि मैं इसको पूरे अच्छे से कंप्लीट कर सकूँ, ताकि ऐसा लगे कि टीचर को मैंने सब कुछ पूरा कंप्लीट किया है। आई थॉट मैंने सोचा, एंड थॉट मैंने सोचा और सोचा, आई एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और सोचते सोचते क्या हुआ, मुझे एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेजेस लिख डाले। मिस्टर कीजिंग, जो मेरे मैथ टीचर थे, मिस्टर कीजिंग हैज़ असाइंड मी, मुझे क्या असाइंड किया, मी एंड वाज सेट, और क्या किया, सेटिस्फाइड, और जो है मुझे वो मैंने जो भी लिखा था मैंने सोचते सोचते 3 पेज लिखा था, और जो मेरा टीचर था मिस्टर कीजिंग, वो जो है असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड, और वो मेरे काम से, मैंने जो लिखा था उससे वो सेटिस्फाइड थे। आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेड, और मैंने आर्ग्यू किया, आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेड, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैंने ये सोचा कि मैं अब इसके जो ये टीचर के अंदर में मैं जो हूँ, अब वो क्या बोलती है, आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट, मतलब जो ट्रेट होता है जो कि मतलब पेरेंट्स से स्टूडेंट के, मतलब पेरेंट्स से चिल्ड्रन के बीच में आता है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, तो वो टीचर, और जो मतलब कि वो जो एन प्राइम रहती है, वो सोचती है कि मैं इस टीचर के अंदर में रह करके मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो वो सोचती है कि अब वो टीचर की सारी बात मानेंगे, कि वो मतलब टीचर जो बोलेंगे वही वो करेगी, और जो है इसके, अगर वो टीचर की सारी बात मानेगी तो वो बहुत अच्छा स्टूडेंट बन जाएगी, वो ऐसा सोचती है। अब बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन जो है मैं अपने को कभी केयर नहीं कर पाऊंगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, मैं अपने आप को कभी केयर नहीं कर पाऊंगी माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ आर नॉट, और ये जो ट्रेट होता है, TRAIT, ट्रेट क्या होता है कि जो पेरेंट्स का गुण जो उसके बच्चे में आता है वो उसका ट्रेट होता है, ठीक है। तो उसकी जो मॉम थी वो बहुत ज़्यादा बोलती थी, इसीलिए जो है वो उसका जो है उसके मदर से, एन फ्रैंक की जो मदर थी, उसका मदर का नाम क्या था, एडिथ हॉलिंडर फ्रैंक,
एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक उसकी मॉम थी, वो मॉम उसकी बहुत ज़्यादा बोलती थी, उसकी वजह से क्या हो गया कि एन फ्रैंक को भी वही ट्रेट उसके अंदर आ गया। तो वो जो है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएगी। उसके जो टीचर ने बोले थे कि मतलब तुम बात कम करो, तुम मेरे जो पढ़ाई पे फोकस करो, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट बन सकती हो, लेकिन उसे लगता है कि वो अपने आप को केयर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये एक हैबिट है। और सिंस उसकी जो मॉम थी वो बहुत ज़्यादा बोलती थी, आई डिड ऑफ नोट, मैं ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसा ना कर पाऊँ, क्योंकि ये जो है इनहेरिट हुआ है मेरी मॉम से, एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक से, मुझ में, एन फ्रैंक में। तो वो हो सकता है कि ऐसा ना कर पाए। एंड दैट्स देयर आर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड रैंक। और तुम जो है मतलब कोई भी जो कि इनहेरिट हुआ है अपने पेरेंट्स से, मतलब कि उसके बच्चे में, इनहेरिटेड ट्रेड्स का मतलब क्वालिटी, फिजिकल और मेंटल क्वालिटी दैट गेट्स फ्रॉम वंस पेरेंट्स, मतलब कि ऐसा क्वालिटी, ऐसा जो है पर्सनैलिटी जो कि अपने पेरेंट्स से उसके चिल्ड्रन के जो आते हैं उसके अंदर आते हैं, यानी कि ऐसा क्वालिटी जो कि पेरेंट्स से उसके बच्चे में आते हैं, उसी को बोलता है इनहेरिटेड ट्रेड्स। ओके, ये बायोलॉजी का एक टर्म है। तो वो उसके जो टीचर ने बोले थे कि तुम क्लास में ध्यान दो, तुम अच्छे से पढ़ो, तो हो सकता है कि वो ऐसा ना कर पाए, क्योंकि ये इनहेरिटेड ट्रेड है। उसकी जो मॉम है बहुत ज़्यादा बात करती थी, इसीलिए जो है उसका कैरेक्टर उसमें भी आ गया है, यानी कि एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक से जो है एन फ्रैंक में आ गया है। तो हो सकता है वो इसे कंट्रोल ना कर पाए। मिस्टर कीजिंग, अब वो बोलते हैं कि मिस्टर कीजिंग जो कि एन फ्रैंक की जो मैथ्स टीचर होती है, हैड ए गुड लाफ, और इस बात पे जो है वो बहुत ज़्यादा हंसते हैं, बहुत अच्छे से हंसते हैं। एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मैंने जो उसे कहा था कि हो सकता है कि मेरा जो है इनहेरिटेड ट्रेड होगी, कि मेरी मॉम बहुत ज़्यादा बोलती है, तो इसकी वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा बोलता हूँ क्लास में। तो इस पे जो है उसके टीचर बहुत अच्छे से हंसते हैं और उसकी आर्ग्यूमेंट पर। बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, और जब मैंने बात करना स्टार्ट किया नेक्स्ट लेसन में, ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे, उसके बाद क्या हुआ कि उसको सेकेंड ऐसे दे दिया लिखने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो आदत से लाचार थी। वो पहले भी बहुत ज़्यादा बात करती थी क्लास में, उसके बाद फिर से जब वो नेक्स्ट लेसन में भी बात करना स्टार्ट की, तो उसके टीचर ने सेकेंड ऐसे उसे लिखने के लिए दे दिए थे। अब इसका क्या टॉपिक मिलता है देखते हैं। दिस टाइम आई वॉज सपोज टू बी एन, अब वो ऐसा उसको टॉपिक मिला है एन इन कोरिजेबल चैटर बॉक्स, मतलब ऐसा चैटर बॉक्स, यहाँ पे इन कोरिगिबल, इन CORRIGI, इनकोरिगिबल का मतलब होता है समथिंग दैट कांट बी करेक्टेड, ऐसा चीज़ जिसको कभी कैजुअली बैड क्वालिटी, ऐसा घटिया क्वालिटी, ऐसा बैड क्वालिटी जो कि कभी भी मतलब कि सही नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर किसी कैरेक्टर को ये है कि वो कभी भी बदल नहीं सकता, तो उसी को बोलते हैं इनकोरिगिबल। इनकोरिगिबल कॉरिगेबल, इनकॉरिगेबल का मतलब वही होता है कि ऐसा क्वालिटी जो कभी भी सही नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो है जब नेक्स्ट लेसन में एन फ्रैंक बहुत ज़्यादा बात करते हुए पकड़ाई जाती है क्लास में, तो फिर से जो है मिस्टर कीजिंग उसको सेकंड ऐसे दे देते हैं। सेकंड ऐसे में क्या उसको बोलते हैं, पिछले बार तो उसका दिया था ए चैटर बॉक्स, मतलब ऐसा लोग जो कि मतलब ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा बात करते थे, लेकिन इस बार उसका ऐसे था कि ऐसे लोग जो भी मतलब एक ऐसा चैटर बॉक्स जो कि आदत से लाचार हो, आदत से मजबूर हो, जो कि कभी भी उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस बार उसका जो टॉपिक मिला था एन इन कोरिगिबल चैटर बॉक्स, आई हैंडेड इट, मैंने जो है वो लेट मतलब कि लिखा उसके ऐसे के बारे में। एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, और इस बार जो है मिस्टर कीजिंग जो है उसमें मेरे कोई कंप्लेन नहीं किए, क्योंकि वो जानते थे कि एक ऐसा कैरेक्टर है इसके पास जो कि कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता, ये हमेशा बात ही करेगी, वो मतलब कभी सुधरने वाली है नहीं, इसीलिए जो है कोई भी कंप्लेन नहीं किया अबाउट फॉर टू होल लेसन। और हम कभी भी इसके बारे में आप कंप्लेन नहीं की, वो जानते हैं कि आदत से वो मजबूर है, वो बात करेगी ही करेगी, इसीलिए अब से जो है टीचर्स पे ध्यान ही नहीं देते हैं। एन फ्रैंक पे जो मिस्टर कीजिंग है वो अब एन फ्रैंक पे ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि जानती है कि ये इनहेरिटेड ट्रेड है, उसकी जो कैरेक्टर उसके मॉम से आई है, तो वो बात करेगी ही, वो इनकोरिजेबल है, मतलब उसके पास ऐसा क्वालिटी है जो कि कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जो उसके टीचर अब वो कोई भी उसे कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, और जो है पूरे ही लेसन में आप जो है उसे बात करने के लिए देते हैं, उसे कोई मना ही नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि उसकी जो कैरेक्टर है वो जाने वाला है नहीं, इसलिए। However, during the third lesson he had finally had enough, और इस बार वो जो है मतलब कि लास्ट लेसन जो थर्ड लेसन है उसमें जो है ही हैड फाइनली हैड इनफ, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे। एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट, उसके बाद जो है उसका टीचर जो है थर्ड लेसन में क्या करते हैं कि अब उसके जो टीचर है मिस्टर कीजिंग वो बहुत ज़्यादा उससे परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं थर्ड लेसन में, और उसके बाद जो है वो बोलते हैं कि इनफ, अब ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो एन फ्रैंक वाज पनिश, फिर से एन फ्रैंक को जो है फिर से पनिशमेंट देते हैं फॉर टॉकिंग इन क्लास, मतलब क्लास में बात करने के लिए उसे पनिशमेंट देते हैं, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा हो चुका था। ही हैड फाइनली हैड इनफ, अब वो जो है हदें पार कर चुकी है एन फ्रैंक, तो इसीलिए अब उसके टीचर जो है फिर से क्लास में बात करने के लिए उसे पनिश करते हैं। राइट एन ऐसे इन टाइटल, अब इस बार जो है उसको फिर से, मतलब पहले बार तो दिया गया था चैटर बॉक्स, दूसरी बार एन इनकॉरिजेबल इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स, अब तीसरे बार जो उसका टाइटल देते हैं ऐसे टाइटल वो रहते हैं क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इस बार जो उसका टाइटल रहता है वो रहता है, मतलब पहली बार तो देते हैं ए चैटर बॉक्स, दूसरी बार इनकॉरिजेबल, इन CORRIGI इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स, तीसरे बार जो देते हैं क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, इस बार उसको जो है ऐसे लिखने के लिए देते हैं, उसका टाइटल रहता है, उसका नाम रहता है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स।
यहाँ पे उसका क्लास चल रहा है और ये है एन फ्रैंक। उसके जो टीचर उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है और बाकी जो उसकी फ्रेंड है वो हँस रही है इस पर। ये उसके टीचर है मिस्टर टीजिंग और ये एन फ्रैंक है। अब जो है पूरा क्लास जो है इस पे हँस रही है। ये जो है एन फ्रैंक है और ये क्या है, इसका मैथ टीचर मिस्टर कीजिंग जो है एन फ्रैंक पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास में वो बोलते हैं कि इसकी क्लास में 2 ही वुमेन है, तो एक तो ये हो गई और एक ये है, बाकी 7 स्टूडेंट्स हैं यानी कि 7 मैन हैं। तो सारे लोग जो है एन फ्रैंक पे हँस रही है, इसके टीचर भी इस पे गुस्सा कर रहे हैं जिसकी वजह से जो एन फ्रैंक पे सारे लोग हँस रहे हैं। ओके। द क्लास, अब वो बोलती है कि द क्लास रोर्ड, क्लास जो है पूरा मतलब कि उसका मजाक उड़ चुका है एन फ्रैंक का। आई हैड टू टॉक टू, अब वो बोलती है कि आई, मुझे तुमसे बात करना है, यानी कि अब जो है टीचर मिस्टर कीजिंग को एन फ्रैंक से बात करना है। थ्रू आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंटीग्रिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। वो बोलते इंटीग्रिटी होते हैं कि ओरिजिनली ओरिजिनलिटी एंड इनविंटी इन इंटी इन इन्वेंटिवनेस, ठीक है, सॉरी। तो अब जो है उससे एक बार बात करने के लिए जाती है उसके टीचर मिस्टर कीजिंग जो है एन फ्रैंक से बात करती है क्योंकि वो भी परेशान हो गए थे उसको बार बार ऐसे लिख कर देने के लिए। तो इस बार जो है वो मतलब बात करती है, इट वाज टाइम टू कम अप, और वो जो टाइम था एन फ्रैंक को अब आने का टाइम था विथ समथिंग एज, मतलब कुछ अलग, समथिंग ओरिजिनल लिख के लाने के लिए। माई फ्रेंड सना सेन हु इज़ गुड एट पोएट्री, आप उसको फिर से कुछ जो है सम कुछ नया उसको लिखने के लिए देते हैं, कुछ नया समथिंग ओरिजिनल उसको लिखने के लिए देते हैं। ये टाइम था कुछ उसको नया लिखने के लिए देने के लिए और कुछ ओरिजिनल लिखने के लिए देने देने के लिए। तो उसकी जो फ्रेंड थी, माई फ्रेंड एन फ्रैंक की जो फ्रेंड थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था सेन। सेन जो थी वो बहुत अच्छी थी पोएट्री में। वो जो उसकी जो मतलब उसकी जो फ्रेंड थी, एन फ्रैंक की जो फ्रेंड थी सेन है, वो बहुत अच्छी थी पोएट्री में। ऑफर्ड टू हेल्प मी राइटिंग द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड इन वर्स एंड आई जम्प फॉर जॉय। अब जो है एन फ्रैंक की जो फ्रेंड रहती है सेन, वो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है पोएट्री लिखने में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, क्योंकि उसमें जो सेन रहती है वो बहुत अच्छी रहती है पोएट्री में। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो है जंप फॉर, जो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि उसके जो टीचर थे वो इस ऐसे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, इसीलिए जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि उसकी जो फ्रेंड थी एन फ्रैंक की जो फ्रेंड थी सेन, वो बहुत अच्छी थी पोएट्री में और उसने जो है पूरी पोएट्री लिख के दी थी फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। इसकी वजह से एन फ्रैंक बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मिस्टर कीजिंग, उसके जो मैथ टीचर हैं, वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी। अब उसके जो टीचर थे वो उस पर एक जोक करते हैं, प्ले जोक ऑन मी, मुझ पर एक मजाक उड़ाते हैं, विथ दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, अब इस रेडिकुलस सब्जेक्ट जो जिसपे वो बहुत ज़्यादा बात करती है चैटर बॉक्स। बट आई हैड मेड श्योर द जोक वाज ऑन हिम, वो जानती थी कि जो जोक उड़ाया गया है वो मुझ पर ही उड़ाया गया है, यानी कि जोक जो है एन फ्रैंक पर ही उड़ाया गया है क्योंकि वो क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपने पोएम को फिनिश किया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये जो है क्योंकि मेरी जो है सेम मेरी फ्रेंड है उसने बहुत अच्छी थी वो पोएट्री में, जिसकी वजह से मैं ये पोएम कंप्लीट कर पाई। वो पोएम बहुत अच्छी थी। इट वाज अबाउट अ मदर डक, ये मदर डक के बारे में थी। एंड फादर स्वैन, मदर जो थी वो डक थी और फादर थे वो स्वैन थे। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और जो है ये स्टोरी किसके बारे में थी, ये स्टोरी थी डक के बारे में। डक मदर थी और जो फादर था वो स्वान था और उसके जो 3 बच्चे थे डकलिंग्स थे, हु वेयर बीटेन टू डेथ। उसकी जो है वो जो है 3 जो बच्ची रहती है डकलिंग्स, 3 बेबी डकलिंग्स, वो जो रहती है उसकी जो है डेथ हो जाती है, वेयर बीटेन टू डेथ। तो वो जो कहानी था वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वो जो कहानी था अबाउट द मदर डक के बारे में था और फादर स्वैन के बारे में था, यानी कि मम्मी डक थी और उसका जो फादर था वो स्वैन था, उसके 3 बच्चे थे, द 3 बेबी डकलिंग्स, जो कि ब्रिटेन में उसका डेथ हो गया था। और डेथ ही क्यों हुआ था, क्योंकि उसका जो फादर की वजह से उसका डेथ हुआ था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती थी। तीनों जो डकलिंग थी, द 3 बेबी डकलिंग, वो बहुत ज़्यादा बोलती थी जिसकी वजह से फादर ने उसका डेथ कर दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती थी। लकली मिस्टर पंपरे कीजिंग टू द जोक राइट वे, अब जो है उसके जो टीचर है मिस्टर कीजिंग, वो जोक को बहुत अच्छे राइट वे में लेते हैं और वो एन फ्रैंक समझ जाती है कि जो जोक हुआ है मेरे पर ही हुआ है, मेरे बारे में ही हुआ है। ही रीड द, उसके बाद वो पढ़ती है, उसके बाद क्या पढ़ती है वो, द पोएम टू द क्लास, अब वो पोएम पूरे क्लास में पढ़ती है, पोएम पूरे क्लास में पढ़ती है। एडिंग हीज ऑन कमिटमेंट, अब वो जो है उसका कमिटमेंट भी वो ऐड करके पढ़ती है। एंड मतलब उसके टीचर पढ़ते हैं पूरे क्लास में, टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और जो है बाकी क्लास में भी उस कहानी को वो सुनाते हैं, उसके जो है कहानी को सुनाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं एन फ्रैंक। उसके जो टीचर है मिस्टर टीजिंग, वो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि वो जो है फर्स्ट क्लास में भी बात कर रही थी, जिसकी वजह से उसको जो है मतलब लिखने के लिए दिया था ऐसे एन और चैटर बॉक्स, ए चैटर बॉक्स। जिसके बाद दूसरी क्लास में बात करी जिसमें उसको लिखने दिया था एन इनकॉलिजेबल चैटर बॉक्स। तो फिर तीसरे लेसन में भी बहुत ज़्यादा बात करी जिसमें उसको लिखने दिया था कि क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स।
उसके बाद फिर चौथी बार जो है अब जो है टॉक करने आए थे, उसके बाद समथिंग ओरिजिनल, समथिंग एज, कुछ नया, कुछ ओरिजिनल लिखने के लिए दिए थे, जो कि उसकी जो फ्रेंड थी उसने, जो कि बहुत अच्छी थी पोएट्री में, पूरे पोएट्री को उसने खुद ही लिखा था, मतलब वो उसके फ्रेंड ही ने पूरे लिखा था फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, जो कि कहानी बहुत अच्छी थी। वो जो है टीचर पूरे क्लास में उस कहानी को सुनाते हैं। उसके बाद उसके दूसरे क्लास में वो कहानी सुनाते हैं। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, उसके बाद जो उसको अलाउ कर दिया था पूरे क्लास में बात करने के लिए। एंड आई हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसके बाद जो है जब पूरे क्लास में उसको कहानी को सुना दिया गया, बाकी क्लास में भी कहानी सुना दिया गया, तो उसको अलाउ कर दिया था बात करने के लिए, और फिर कोई भी उसको एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिलता था। ऑन द कंट्री मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक दिस डे, और उसके बाद जो है मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेक जोक्स दीज डे, उसके बाद से कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाते थे मिस्टर कीजिंग ऑलवेज। उसके बाद कभी भी मिस्टर कीजिंग जो थे मैथ टीचर कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाते थे। और उसके बाद वो जो डायरी का एंड होता है योर्स एन, यानी कि हमारी एन फ्रैंक, और ये जो लिखा गया जो पूरी है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इसका जो हम लोग कुछ पार्ट पढ़े थे वो एक्सट्रैक्टेड था फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल विद साइटेड एडेप्टेशन, और कुछ इसमें जो है एडिशनल ऐड भी हो सकता है किया हो विद साइड एडिशन, यानी कि डब करके। ये जो पूरी हम लोग अभी पूरा पढ़े हैं डायरी को, ये पूरी क्या है कि इसको जो है ये एक एक्सट्रैक्ट है, यानी कि कुछ पार्ट जो है इसकी डायरी का यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, जो कि एक्सट्रैक्ट बोला जाता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि कुछ पार्ट अगर हम लेते हैं तो उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, और ये जो डायरी हम लोग पढ़े हैं वो जो डायरी है द डायरी ऑफ यंग गर्ल से ही एक्सट्रैक्टेड है विद साइड एडेप्टेशन के साथ। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि वाई वाज मिस्टर कीजिंग अनॉयड विद एन, क्यों गुस्सा थे, क्योंकि वो पूरे क्लास में बात करते थे, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, पूरे क्लास में बात करते थे, इसीलिए जो है मिस्टर कीजिंग एन से गुस्सा थे। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, उसने जो है 3 बार उससे जो चार बार ऐसे बोल सकते हैं, 4 बार उसने ऐसे ही लिखवाए थे। पहला जो था चैटर बॉक्स, दूसरा था मतलब कि कोरिजेबल चैटर बॉक्स, तीसरी बार क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स, उसके बाद फोर्थ में एक जो है ब्यूटीफुल पोएम स्टोरी लिखने के लिए दिया था। तो 4 बार उसने जो है ऐसे लिखने के लिए दिए थे, ठीक है। हाउ डिड एंग जस्टिफाइड हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे, कैसे उसने ऐसे में जस्टिफाई किया कि वो एक चैटर बॉक्स है, क्योंकि जो है उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा बात करती थी, एडिथ हॉलिंडर फ्रैंक, उसकी जो मदर थी वो भी बहुत ज़्यादा बात करती थी। उसने बताया कि उसका जो कैरेक्टर है, बात करने का कैरेक्टर, वो उसकी मॉम से ही आया, उसकी मदर से ही आया था, एडिथ हॉलिंडर फ्रैंक। वो एक क्या है, इनहेरिटेड ट्रेड है, और सच में वो बहुत ज़्यादा बात करती है, इसीलिए उसने अपनी स्टोरी में बताया, जिसके में पता चला कि वो एक सच में चैटर बॉक्स है। डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वाज एन स्ट्रिक्ट टीचर? यस, मिस्टर कीजिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर थे, उसको बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई क्लास में उसका बात करे, इसीलिए जो है मिस्टर मतलब कि एन फ्रैंक को सुधारने के लिए उसने उससे ऐसे लिखवाया, उसका मजाक उड़ाया पूरे क्लास में, बाकी क्लास में उसका मजाक उड़ाया गया, ताकि जो है मतलब कि एन फ्रैंक सुधर जाए। लेकिन जो है वो एक इनहेरिटेड कैरेक्टर था, इनहेरिटेड ट्रेड था, जिसकी वजह से एन फ्रैंक अपने लालच अपने जो है उसको नहीं कैरेक्टर को चेंज कर पाती थी, क्योंकि वो एक इनहेरिटेड ट्रेड था, वो एक इनकॉरिजेबल कैरेक्टर था, जिस कैरेक्टर का भी ठीक नहीं किया जा सकता है। तो मतलब कि इसी वजह से जो है उसके टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि वो चाहते थे कि क्लास में एन फ्रैंक जो है पूरे क्लास में शांति हो, और सारे स्टूडेंट जो है उसके क्लास में ध्यान से पढ़ें, ध्यान से मतलब कि उसका होमवर्क करके लाएँ। इसीलिए हम लोग को लगता हम मतलब इसीलिए जो है हम लोग ये बोल सकते हैं कि मिस्टर कीजिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर था। What make Mr. Keesing allow Anne to talk in? What made her Keesing allow? What made Mr. Keesing allow Anne to talk in class? अब वो अलाउ कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उसका टीचर की जो है ये सुधरने वाली तो है नहीं, इनकॉरेजेबल कैरेक्टर है, इनहेरिटेड ट्रेड है, इनहेरिट हुआ है उसकी मॉम से एन फ्रैंक में, तो इसीलिए अलाउ कर ही देते हैं लास्ट में। अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट में। वाट एन फ्रैंक what Anne right when she said that the world would not be interested in musing of a 13-year-old girl? Yes. तो ये जो है वाज एन फ्रैंक राइट, क्या जो उस टाइम पे जो बोल रही थी एन फ्रैंक कि द वर्ल्ड वुड नॉट बीन इंटरेस्टेड इन म्यूजिंग ऑफ ए 13-year-old गर्ल, तो ये सच थी, ये बात जो है सच था, क्योंकि क्यों ही विश्वास करेगी कोई 13-year-old स्कूल गर्ल की डायरी में, कोई क्यों ही इंटरेस्टेड रहेगा। और ऐसा नहीं था कि उसने कभी डायरी लिखा नहीं था, क्योंकि मतलब कि जो बच्चे छोटे होते हैं तो उसके बाद कोई ज़्यादा वैल्यू देता नहीं, इसीलिए जो है एन फ्रैंक सही थी कि कोई उसका डायरी पढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर कुछ डायरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि, तो उसके डायरी लोग तो पढ़ते भी हैं, और हम लोगों ने पहले भी इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि मतलब कि जो डायरी के बेसिस पे बहुत सारे फिल्म बनाए गए, बहुत सारी जो है सीरीज़ बनाई गई, बहुत सारे पब्लिकेशन में इसको लिया गया, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से पब्लिश किया गया, इसको डब किया गया, इसको जो है ट्रांसलेट किया गया मेरी लैंग्वेज में। तो ये सब there are some example of diary of a journal entries of the before you read section. Compare this with that and write her diary. What language was the diary originally written? अब वो बताती है कि मतलब कि किस ओरिजिनली वो किस डायरी में मतलब किस लैंग्वेज में लिखा गया था। जब हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा गया था ये जो ओरिजिनली वो जो है डच लैंग्वेज में, DUCH, पता नहीं क्या स्पेलिंग है, लेकिन डच लैंग्वेज में उसको जो है ओरिजिनली लिखा गया था।
इन व्हाट वे इज एंस डायरी डिफरेंट? एंस की जो डायरी थी वो क्यों डिफरेंट थी? एंस की डायरी इसलिए डिफरेंट थी क्योंकि उसने जो सब कुछ कवर किया था कि इस तरह से वो जो है मतलब कि जब नाजी का जो है ऑक्यूपेशन बढ़ रहा था, तो कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ था उसने सब कुछ लिखा था। जब वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर आया था तो जो है मतलब कि मतलब आर्मी में जब ज्वाइन होना पड़ रहा था यूके और जो यूएसए की आर्मी थी उसमें जो है एलाइड फोर्स जो किस तरह से आ रहा था उसने सब कुछ इंट्रोड्यूस किया था, उसने सब कुछ बताया था। इसीलिए नॉर्मल आदमी जो है अपने डायरी में बकवास लिखते हैं, लेकिन जो एन फ्रैंक है उसने जो है वो सब कुछ इंक्लूड की थी कि उस टाइम पे किस तरह से वो थे, किस तरह से उसने जो है सर्वाइव किया था, मतलब कि कैसे-कैसे वो क्या-क्या किए थे, तो उसने सब कुछ वहाँ पे लिखा था। इसीलिए जो है इतना उसका डायरी इतना ज़्यादा पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में, पूरी मतलब सीरीज़ बन चुकी है, मूवीज़ बन चुके हैं, बहुत सारे थिएटर में इसको रिलीज़ किया गया है, थिएटर में जो है मतलब कि इसका यूज़ किया गया है और जो है बहुत सारे लैंग्वेज में इसको जो ट्रांसलेट किया गया है, ओरिजिनल से बहुत ट्रांसलेट किया गया है, बहुत सारे जो है पब्लिकेशन में इसको मतलब कि पब्लिकेशन में इसको एस्टैब्लिश किया गया है। और इसी तरह से व्हाई डिड एन नीडेड टू गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली? उसने अपने क्यों दी है एन फ्रैंक अपने फैमिली के बारे में, क्योंकि वो हर एक चीज़ जो है नोट करके रखती है डायरी में। उसके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं है तो वो हर एक चीज़ जो अपनी डायरी को बताती है, क्योंकि वो उसका कहना ये है कि पीपुल से ज़्यादा जो मतलब कि पेशेंस रहता है वो डायरी में रहता है, यानी कि उसके पेपर में रहता है। तो इसीलिए वो सब कुछ जो है अपनी डायरी में लिखती है, इसीलिए उसने फैमिली के बारे में भी उसने डायरी में ही लिखा था। डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और आउटसाइडर? वो जो है किटी को इनसाइडर ही रखना चाहती है, वो किटी को जो है प्राइवेट रखना चाहती है ताकि कोई उसकी डायरी पढ़े नहीं, ठीक है। हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंड मदर, मिस्टर क्यूप्रस एंड मिस्टर कीजिंग? व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट हर? कैसे तुमको इसके बारे में पता चला है? तो वो अपने फादर को क्या समझती है, वो फादर, उसका जो फादर है वो उसने फादर को बहुत ही इंडोरेबल फादर मानती है, बहुत ही अच्छा फादर मानती है। उसके जो ग्रैंड मदर उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो उसके बारे में हमेशा सोचती है, मतलब उसके मरने के बाद भी उसके बारे में बहुत सोचती है। जब उसका जो बर्थडे आया, जब उसकी दादी का डेथ हो गया था 1942 में, तो उसका जो बर्थडे था पूरा डेडिकेटेड था टुवर्ड्स हर ग्रैंड मदर। उसने जो है उसके बर्थडे में उसके लिए कैंडल रखे थे फॉर द पीस के लिए, ताकि उसको जो है रेस्ट इन पीस मिल सके, उसको उसकी आत्मा को शांति मिल सके। इसीलिए जो उसका बर्थडे हुआ था तो उसने कैंडल जलाए थे। उसके बारे में बहुत ज़्यादा वो अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो उस दादी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है। उसका जो बर्थडे था 1942 वाला बर्थडे, तो वो अपनी दादी के लिए डेडिकेटेड था, उसकी आत्मा की शांति के लिए, उसको रेस्ट इन पीस के लिए। और इसलिए जो है वो अपने लिए नहीं वो बर्थडे मनाई थी, अपनी दादी के लिए मनाई थी, ठीक है। इस तरह से पता चलता है। मिस्टर क्यूपरस जो है किस तरह से थे, तो मिस्टर क्यूपरस जो थे उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो कि उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और वो उसके लिए जो है वो एक प्रीटीएस्ट गर्ल थी। लेकिन मिस्टर कीजिंग के लिए वो एक चैटर बॉक्स थी। वो अपने जो क्लास में बहुत ज़्यादा मैथ क्लास में, क्योंकि मैथ उसको पसंद नहीं था, उसको डर था कि वो हो सकता है कि मैथ में ही फेल हो जाए, तो क्योंकि वो मैथ में अच्छी नहीं थी, वो मैथ में क्लास में बात करती थी, इसीलिए जो है मिस्टर कीजिंग उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उसको एक चैटर बॉक्स बोलते थे। वो ऐसी लड़की जो कि बहुत ज़्यादा बात करती हो। व्हाट डज एंक राइट इन हर फर्स्ट एसे? अब जो है एन फ्रैंक अपने फर्स्ट एसे में क्या लिखता है, तो एन फ्रैंक अपने फर्स्ट एसे में एक चैटर बॉक्स के बारे में लिखता है, जो कि उसके जो टीचर रहते हैं, मैथ टीचर मिस्टर कीजिंग, उसको लिखने के लिए देते हैं। एन सेज टीचर आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। हाँ, क्योंकि वो टीचर का दिमाग कभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। वो जो है जिसका टीचर का दिमाग बार बार चेंज होते रहता है, इसीलिए वो जो है वो बोलती है कि टीचर इज द अनप्रिडिक्टेबल मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। वो अपने टीचर को बोलती है टीचर आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ, ठीक है। इज मिस्टर कीजिंग अम अनप्रिडिक्टेबल? हाँ, मिस्टर कीजिंग भी थे जो अनप्रिडिक्टेबल थे। वो उसको कभी कुछ बोलते थे, कभी कुछ ऐसे लिखने के लिए देते थे, कभी कुछ ऐसे लिखने के लिए देते थे, तो अनप्रिडिक्टेबल थे। कभी उसने एक चैटर बॉक्स लिखने के लिए दिया, कभी इनक्रेडिबल चैटर बॉक्स, कभी क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स, कभी उसने अलग ऐसे कुछ लिखने के लिए समथिंग समथिंग ओरिजिनल लिखने के लिए दिया था, ठीक है। इस तरह से पता चलता है। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट अब जो है ओके व्हाट डज दिस स्टेटमेंट टेल यू अबाउट एन फ्रैंक एज ए पर्सन? अब जो है एन फ्रैंक की पर्सनैलिटी के बारे में क्या बताया जाता है वो बताना है। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर। अब वो बोलती है कि उसके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं है, वो पूरे जो है वर्ल्ड में अलोन है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको वो पूरी बात बता सके, ताकि उसका जो पर्सनल बात जो है वो प्राइवेट ही रह सके। इसीलिए वो लिखती है कि ऐसा प्रॉब्लम है, हो सकता है कि मैंने ही ध्यान ना दिया हो, मेरा कोई फ्रेंड बनना चाह रहा हो रियल फ्रेंड, लेकिन मैंने ही ध्यान दिया, और मैं अपना जो कैरेक्टर को चेंज भी नहीं करना, मतलब मैं अपने कैरेक्टर को चेंज नहीं करना चाहती, इसीलिए जो है मैं डायरी लिखना स्टार्ट की हूँ, ताकि मैं अपनी फीलिंग को बता सकूँ, मैं अपनी फीलिंग को जो है बयां कर सकूँ डायरी में ही, ठीक है। I don't want to jot down the fact in this diary and way most people want would, but I want to diary be my real friend, my friend। तो वो बोलती है कि उसका कोई अभी तक कोई इसका रियल फ्रेंड बना नहीं है, तो इसीलिए जो है वो डायरी को ही अपना रियल फ्रेंड बोलती है, अपने उसको डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। उसका नाम भी लिखती है किटी। और जो है क्योंकि वो बोलती है कि डायरी में जो पेजेस रहते हैं और पेजेस में ज़्यादा पेजेस रहते हैं देने में, तो इसीलिए जो है वो डायरी को ही अपना जो है बेस्ट फ्रेंड मानती है, क्योंकि डायरी को अभी कोई मतलब कि उसका बात लीक नहीं होगा, उसका जो प्राइवेट बात है वो पर्सनल ही रहेगा, मतलब पर्सनल बात प्राइवेट ही रहेगा। इसीलिए मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट जो है दिसंबर में हॉलैंड चली गई। और
and I followed in February when I was playing down on the table, as a birthday present for Margot। अब वो भी क्या करते हैं, जैसे ही उसकी जो फादर हॉलैंड शिफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद मदर भी उसका जो है मतलब शिफ्ट हो जाते हैं सितंबर में। फिर जो हॉलैंड है मतलब मार्गोट है, सॉरी, पहले उसके फादर जो है ओटो फ्रैंक वो शिफ्ट कर जाते हैं 1933 में। उसके बाद जो उसकी मॉम रहती है वो सितंबर में शिफ्ट हो जाती है हॉलैंड, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। उसके बाद जो है मार्गोट फ्रैंक भी जो है वो हॉलैंड में शिफ्ट हो जाती है सितंबर में। लेकिन जब जनवरी का टाइम आता है 1934, तो उसके बाद जो है वो मार्गोट उसके मतलब कि मार्गोट का जो है बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए एन फ्रैंक भी जो है वो भी हॉलैंड शिफ्ट हो जाती है। ठीक है। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class would be kept back, but the teacher is the most unpredictable creature in the। वो बताती है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम पास हो जाओगे या फेल हो जाओगी। अगर तुम फेल भी हो गई तो इस क्लास में जो है 1/4 मतलब कि 1/4 क्वार्टर डमीज हैं जो कि पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास बहुत सारे फ्रेंड रहेंगे। अगर तुम फेल भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस क्लास में बहुत सारे डमीज हैं जो कि बिल्कुल भी पढ़ते नहीं है। और टीचर जो है अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर है, मतलब टीचर के दिमाग में कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है। और ये और लास्ट क्वेश्चन ये है कि last question, anyone would ramble on and give big space between the word, but the trick was to complete it with convincing argument proof necessary to of talking। अगर किसी को लेजी फील होता है तो वो क्या करता है कि एक वर्ड यहाँ लिखता है, फिर यहाँ लिखता है, फिर यहाँ लिखता है, और ऐसे करके वो अपना पूरा ऐसे कंप्लीट कर लेता है। अगर कोई लेजी फील होता है, उसके पास एनर्जी नहीं रहता है, तो वो क्या करता है कि गैप दे देता है, मतलब बहुत ज़्यादा बीच बीच में लार्ज गैप देता है, लार्ज बिग स्पेस जो दे देता है वर्ड्स के बीच में, ताकि जो है उसका ऐसा लगे कि वो पूरा सब कुछ कंप्लीट किया है, उसका जो है पूरा पेज भरा हुआ है। लेकिन ये एक ट्रिक है कंप्लीट करने का। और मतलब कि ऐसे जो है हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं और मतलब टीचर को दिखा सकते हैं ताकि उसे लगे कि हाँ स्टूडेंट ने लिखा है। लेकिन ये ट्रिक होता है, अगर हम लोग पूरा सब कुछ ऐसे ऐसे करके लिखेंगे तो एक वर्ड में हम लोग को बहुत सारा लिखना पड़ेगा। अगर हम बीच में लार्ज स्पेस देंगे तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग लार्ज स्पेस देंगे तो हमें बहुत कम ही लिखना पड़ेगा और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।